अच्छा, आज का हमारा टॉपिक जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, आज हमने कैट वर्सेस डॉग की एग्जांपल पे मॉडल ट्रेन करना है बाइनरी क्लासिफिकेशन के ऊपर। यानी एआई के अंदर सबसे पहले हमें प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है। तो अभी जो कि हम कैट और डॉग के अंदर एआई का मॉडल ट्रेन करना चाह रहे हैं, जिसको हम कैट दें तो बताए कैट है, डॉग की पिक्चर दें तो बोले डॉग है। तो अब ये बाइनरी क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम बनती है, क्योंकि दो ही हमारे पास ऑब्जेक्ट है ना, या कैट होगी या डॉग होगी, मतलब 0 होगा या 1 होगा। तो इसलिए इसको हम बाइनरी क्लासिफिकेशन बोलते हैं। अच्छा, मल्टीपल या एक से ज्यादा क्लासेस भी हो सकती हैं। लाइक अगर आप एक कैट, डॉग, हॉर्स और बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों के दरमियान क्लासिफिकेशन करवाना चाहते हो कि इनमें से बताया जाए कि कौन सी एक क्लास में ये पिक्चर लाई करती है, तो वो भी हमारे पास जो है वो क्लासिफिकेशन होती है। लेकिन अजी चूंकि हम सिंपल प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो इसमें हम देखेंगे कि कैट वर्सेस डॉग को हम किस तरह से क्रॉस मॉडल के अंदर ट्रेन कर सकते हैं और फिर उस मॉडल को सेव करके हम प्रेडिक्शन कैसे कर सकते हैं। अच्छा, जैसे हमें पता है एआई का जब भी हम मॉडल ट्रेन की बात करते हैं और हमने न्यूरल नेटवर्क की जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज करना है, CNN को, उसमें सबसे पहला काम जो हमें किसी भी मॉडल के लिए चाहिए होता है वो डाटा है। तो हमें कैगल के ऊपर जाना है, हम लिखेंगे कैट डॉग डाटा सेट, तो हमारे पास कैगल का जो है वो लिंक आ जाएगा। अच्छा, कैट वर्सेस डॉग लिखेंगे तो हमारे पास डाटा सेट आ जाएगा। आपने अपना अकाउंट लॉगिन करना है और यहाँ से डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड जिप करेंगे तो आपके पास जिप डाउनलोड हो जाएगी। क्योंकि मैंने ऑलरेडी की हुई है तो मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसी नज़र आती है। अच्छा, डाउनलोड्स में जाएंगे तो कुछ इस तरह की मेरे ख्याल से जिप जो है वो बन जाएगी, जिस तरह ये पैट टीम, जिसमें कैट वर्सेस डॉग 2 फोल्डर है, और डॉग के अंदर देखेंगे तो बहुत सारी जो है ना वो डॉग की डिफरेंट पिक्चर्स जो हैं वो पड़ी हुई हैं। लाइक इसको ओपन करें तो ये एक पिक्चर है, इसको ओपन करें तो मल्टीपल हमारे पास डॉग की एक्चुअली पिक्चर्स है। इस तरह कैट वाले फोल्डर में देखेंगे तो कैट की काफ़ी ज़्यादा जो है वो पिक्चर्स हमें नज़र आएंगी। ठीक है, इस तरह। अच्छा, ये अब हमारे पास डाटा सेट है, लेकिन इस डाटा सेट के अंदर सबसे पहले हमें नॉर्मलाइजेशन करनी है। अब नॉर्मलाइजेशन के अंदर मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। एक ये चीज़ होती है कि अगर हमारे पास डाटा हमें कम लग रहा है, लाइक अगर हम देखते हैं तो हमारे पास ऑलमोस्ट कितनी पिक्चर हैं, यहाँ पे गेट इन्फो पे लिखें 12,000 डॉक्यूमेंट, ऑलमोस्ट 12,000 इमेजेस हैं डॉग की। इसी तरह कैट की भी 12,000 होंगी। अगर हमें कम लग रही हैं तो हम एक टेक्निक लगा सकते हैं जिसको हम डाटा ऑगमेंटेशन बोलते हैं, जिसमें हम करते ये हैं कि इन्हीं इमेजेस से मजीद नई इमेजेस जनरेट करते हैं। कैसे? अगर ये एक पिक्चर है हमारे पास तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लग रही है, तो हम इसको थोड़ा सा जूम कर सकते हैं तो ये थोड़ा मतलब बड़ा नजर आएगा, और थोड़ा सा इसको रोटेट कर सकते हैं डिफरेंट एंगल के अंदर, जिससे ये जो पिक्चर है इससे ही एक नई पिक्चर बन सकती है। अच्छा, बहुत ज्यादा हम मिकदार में नहीं कर सकते, लेकिन 10 to 20% हम डाटा को ऑगमेंट कर सकते हैं। अगर हमारे पास 12,000 है तो हम 15,000 तक इमेजेस जो हैं वो ऑगमेंट करके जनरेट कर सकते हैं, जिससे डाटा सेट थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। अच्छा, एक तो नॉर्मलाइजेशन के अंदर हमें ये पार्ट जो है वो करना होता है। दूसरा, सबसे पहले हमने 80-20 का मार्जिन रख के डाटा सेट को 2 हिस्सों में बांटना है। अभी ये सारा डाटा एक हिस्से में। अच्छा, इससे भी पिछले वाला पार्ट हो सकता है कि डॉग एंड कैट की सारी इमेजेस इकट्ठी होती, मिक्स हो सकती थी, फिर हमें वो सेपरेट करनी पड़ती देख देख के। अच्छा, उसके लिए कोई एआई का मॉडल भी यूज कर सकते थे, या वर्सेस अगर हम मैनुअली करते तो 12,000 इमेजेस को करने में हमें टाइम लगना था। या ऐसा भी हो सकता है कि समटाइम लोगों ने डाटा सेट पे मिक्स होता है, लेकिन उसकी जो फाइल का नाम है उसमें cat192.jpg लिखा होता है, तो फिर हम स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। अगर फाइल के नेम में कैट आ रहा है तो उसको कैट के फोल्डर में डाल दो, अगर डॉग आ रहा है तो डॉग के फोल्डर में डाल दो। तो ये भी हमारे पास डाटा की नॉर्मलाइजेशन का ही स्टेप है। तो पहले स्टेप में डाटा डाउनलोड करना है, फिर डाटा को एनालाइज करना है, अंडरस्टैंड करना है वो डाटा किस शेप में है, उस पर डाटा की ऑगमेंटेशन करने की जरूरत है या नहीं। एंड नेक्स्ट स्टेप के अंदर के डाटा को, अगर सारा कुछ ठीक है, डाटा हमारे पास एक्चुअल शेप में है जिसमें हमें चाहिए, फिर हमारा अगला स्टेप आता है कि डाटा में ट्रेनिंग डाटा और जो हमारा टेस्ट डाटा है वो सेपरेट है या नहीं। अगर नहीं है, जैसे अभी हमारे केस में जो हमने डाटा डाउनलोड किया है तो उसमें सेपरेट नहीं है, कैट और डॉग जो है वो सेम, लाइक फुल डाटा कैट और डॉग का है। तो अगर हमें मॉडल को ट्रेन करना है
तो जब मॉडल ट्रेन हो रहा होगा तो हमें उसकी एक्यूरेसी कैलकुलेट करनी है। अब एक्यूरेसी कैसे कैलकुलेट करें, उसकी वैलिडेशन के लिए हमें वैलिडेशन का सेपरेट डाटा चाहिए। तो अज्यूम करो एक मॉडल ट्रेन हुआ, एक उसकी एक ए शक्ल बनी, जो भी उसने लर्निंग की, उसने कुछ फीचर निकाले, कैट ऐसे नजर आता है, डॉग ऐसे नजर आता है, जो हमने लास्ट टाइम वेट एंड बाइस की शक्ल में, एक्टिवेशन फंक्शन की शक्ल में अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी कि वो कैलकुलेशन कैसे करता है, फॉरवर्ड प्रोपगेशन होती है, बैकवर्ड प्रोपगेशन होती है, समझो मैथमेटिकल फार्मूला से उसको उसने लर्न कर लिया, अपने उसने वेट एडजस्ट कर ली। अब जब हम उसको एक्चुअल में इमेज देंगे, अगर वो गलत देता है, अब मुझे तो पता है ये कैट की इमेज है, अगर वो कहता है डॉग की इमेज है, तो मैं कहूंगा कि तुम्हारी लर्निंग जो है वो रॉन्ग है। इसी तरह अगर वो कैट को कैट बताता है तो मैं कहूंगा तुम्हारी लर्निंग करेक्ट है। उसकी बेस पे फिर हम एक्यूरेसी का पैरामीटर डिफाइन करते हैं। तो जो हर स्टेप में हमें एक्यूरेसी नजर आ रही होती है वो हमारी वैलिडेशन डाटा के अगेंस्ट नजर आती है। अच्छा, अगर हम इसी में से कुछ इमेजेस ट्रेनिंग में मतलब 12,000 पूरी इमेजेस देते हैं और टेस्टिंग में से इसी में से कुछ 1000 इमेजेस लेके टेस्ट करने लग जाते हैं, तो उससे क्या प्रॉब्लम आएगी कि जो हमारा मॉडल है वो हमारी एग्जैक्ट, चूंकि उसको एग्जैक्ट पिक्चर दी है तो एग्जैक्ट पिक्चर से वो उसका जो वेट है वो एग्जैक्ट नजर आ रहा है उसको, तो उसकी एक्यूरेसी 100% होगी, पूरी 100%। लेकिन जैसे ही हम कोई उसको अदर पिक्चर देंगे तो उसकी एक्यूरेसी टोटली 0% हो जाएगी, क्योंकि उसकी जो वैलिडेशन है, उसकी जो पैरामीटर हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो एक्यूरेट नहीं आ रहा। रीजन क्या है, हमने जो उसको पिक्चर ट्रेन करने में दी है वही हमने वैलिडेशन में दे दी। तो अब चूंकि उसने ट्रेनिंग की सेम पिक्चर से ली हुई है तो वैलिडेशन में सेम पिक्चर से एक्यूरेसी 100% ही अचीव होनी है, तो जो कि एक्चुअली गलत एक्यूरेसी है, तो वो प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ट्रेनिंग शुरू करने से पहले ही अपने डाटा में सेट में से कुछ पिक्चर्स को अलग कर लेते हैं, जिसको हम टेस्टिंग या वैलिडेशन पिक्चर्स बोलेंगे। अच्छा, अब ये करने के लिए हम मैनुअली भी कर सकते हैं। लाइक सबसे पहले इस फोल्डर के अंदर हम आएंगे तो हम यहाँ पे ट्रेन का फोल्डर बना लेंगे, ट्रेनिंग, ठीक है, और एक फोल्डर बना लेंगे टेस्टिंग। अब ट्रेनिंग के अंदर भी हम एक फोल्डर बना लेंगे कैट्स और एक फोल्डर बना लेंगे डॉग्स। इसी तरह हम टेस्टिंग में जाएंगे तो टेस्टिंग में भी एक फोल्डर बना लेंगे कैट्स और एक फोल्डर डॉग्स। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक्चुअल जो डाटा पड़ा है वो तो इन दो फोल्डर में पड़ा है, तो हम कहेंगे लेट्स सपोज हो सकता है कि 10,000 पिक्चर्स मैं उठा के ट्रेनिंग वाले कैट्स में रख दूं और बाकी की 2,000 उठा के उसमें रख दूं। अच्छा, अब इसमें ये हो सकता है जब हम डाटा सेट इकट्ठा कर रहे होते हैं तो समटाइम जो लास्ट वाली पिक्चर्स हैं हो सकता है कि वो एक ही डॉग की हो या हो एक ही डॉग के मल्टीपल एंगल्स हो, या ये भी हो सकता है कि सिमिलर यानी 3-4 प्लेसेस पे हमने विजिट किया तो लास्ट वाले वो हो। अब ये जो डाटा की पिकिंग है ना, ये इतनी अच्छी नहीं है। अच्छा, हमें क्या करना चाहिए, हमें नॉर्मली डाटा के शुरू में से, सेंटर में से, उससे अगले सेंटर में से, यानी रैंडमली पिक्चर्स को पिक करना चाहिए वैलिडेशन के लिए, ताकि उससे एक्यूरेसी के जो मैट्रिक है उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है उसके हाई रहने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब रैंडमली पिक करना है तो मुझे उसमें टाइम लगेगा। अब इसके लिए हमने क्या सोल्यूशन बनाया कि हम एक पाइथन का स्क्रिप्ट लिखेंगे। अच्छा, अब ये काम जो है ना वो पाइथन जो चैट जीपीटी या एआई के मॉडल है वो बहुत अच्छे से करने लग गए। आप उसको प्रॉब्लम दोगे ना, मेरे पास ये फोल्डर है और मुझे ये अचीव करना है, तो उसकी वो बहुत अच्छे से स्क्रिप्ट लिख के देगा जो ऑटोमेटिकली कर देगा। अच्छा, मैं आपको डेमो देता हूँ। जो मेरे पास एक स्क्रिप्ट है वो यही काम कर रही है, जो इस वैलिडेशन डाटा मतलब इस एक्चुअल डाटा में से रैंडमली वैल्यू पिक्चर्स पिक करके एक लेदर डाटा टेस्टिंग के अंदर सेव कर रही है। तो अगर मैं उसको दिखाऊं आपको तो आपको आइडिया होगा। ये वाली जो टेस्टिंग स्क्रिप्ट है इसको हम देखेंगे। अच्छा, आपको याद करने की जरूरत नहीं है इस पूरे सिंटैक्स को, अगर आपको नहीं भी आ रहा। जैसे मैं बता रहा हूँ, चैट जीपीटी को प्रॉब्लम बताएंगे तो वो सेम ये स्क्रिप्ट जो है वो निकाल के दे देगा। और ये पाइथन का कोड है, हम खुद से भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर टाइम लग रहा है तो हम मैनुअली भी कर सकते हैं। अच्छा, ये 3 चीजें उसने, ये शायद शटल हमने पहले भी पिक्चर्स को मैनेज करने के लिए यूज की थी, जिससे हम एक फोल्डर से पिक्चर दूसरे फोल्डर में सेव करते थे एंड सो ऑन। रैंडम, क्योंकि हमने रैंडमली पिक्चर्स को पिक करना है तो रैंडम की यूटिलिटी को इंपोर्ट कर लिया। और ओएस जो है हमें पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम यानी पाथ वगैरह की हैंडलिंग के लिए हम यूज करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने 3 वेरिएबल बनाए। बेस डायरेक्टरी, हमने उसको रखा कि तुम्हारे पास एक बेस डायरेक्टरी रखनी है तुमने डाटा सेट की। अच्छा, अब तुमने एक ट्रेन डायरेक्टरी बनानी है उसमें जिसका नाम ट्रेन रखना है, और एक वैलिडेशन की लैदा से फोल्डर बनाना है जिसका नाम
वैलिडेशन रखना है। तो अब डाटा सेट बेस फोल्डर बनेगा, उसमें ट्रेन का फोल्डर बनेगा और उसमें वैलिडेशन का फोल्डर बनेगा। अच्छा, अब करना यह है कि एक कैट्स और डॉग के लिए मूव, यानी ये एक हमने लिस्ट के ऊपर फॉर लूप चलाया है, तो एक्चुअली क्या होगा कि ये 2 दफा चल जाएगा फंक्शन। एक्चुअली उसने एडवांस किया, अगर आप मूव इमेजेस को खुद से मैन्युअली भी 2 दफा कॉल कर लेते तो एक ही बात होती। अच्छा, पहली दफा कैटेगरी क्या पास होगी, कैट्स, और दूसरी दफा क्या पास होगी, डॉग। अच्छा, उसको हमने बोला कि सोर्स डायरेक्टरी में ट्रेन डाटा और कैटेगरी पास करो, और डेस्टिनेशन डायरेक्टरी में वैलिडेशन डाटा और कैटेगरी पास की, ठीक है। और टेस्ट रेशियो जो है वो 0.2, मतलब 20% हमने डाटा जो है वो टेस्टिंग डाटा में से पिक करना है। अच्छा, अब ये इसने एल्गोरिथम क्या लिखा हुआ है, अगर तो पाथ एग्जिस्ट नहीं करता तो वो नया पाथ यानी नया फोल्डर बना देता है। ओएस डॉट पाथ दैट एग्जिस्ट, यानी टेस्टिंग का डाटा जो जो हमने टेस्टिंग का पाथ क्या दिया है उसको, यहाँ पे डेस्टिनेशन वैलिडेशन का पाथ, ये वाला फोल्डर, एक दफा ट्रेन जाएगा, एक दफा वैलिडेशन जाएगा। अगर वो नहीं आता, वो फोल्डर क्या करेगा, न्यू बना देगा। अच्छा, फिर क्या करेगा कि उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर से, यानी सोर्स डायरेक्टरी यानी डाटा सेट के अंदर से पिक्चर्स उठाएगा 1 by 1, और उनको क्या करेगा, उसकी जो भी रैंडम उसकी पिकिंग है उस इमेजेस की सारी लिस्ट उसने उठा ली, रैंडमली उसको शफल कर दिया। शफल करने के बाद उस टोटल इमेजेस के अंदर उसने लूप चलाया, 1 by 1 सोर्स पाथ को रीड किया और डेस्टिनेशन पाथ बनाया उसने उसी इमेज का, यानी सेम इमेज एक हमारे पास लेट्स सपोज रैंडमली हमने 50 इमेजेस पिक कर ली, उनके नाम मिल गए हमें, सेम सोर्स डायरेक्टरी से वो नाम लिए डेस्टिनेशन डायरेक्टरी सेट की, और शटल डॉट मूव से एक फोल्डर से डाटा उठा के दूसरे फोल्डर में रख दिए। बात समझ? तो हम इस पूरी स्क्रिप्ट से क्या कर रहे हैं, डाटा सेट के फोल्डर में से सारी कैट या डॉग की पिक्चर्स उठा रहे हैं, और एक ट्रेन और वैलिडेशन का सेपरेट फोल्डर बनाया हुआ है, उसके अंदर हम उसको मूव कर रहे हैं उन फाइल्स को। अच्छा, जब हम ये सारा काम कर लेंगे, ये स्क्रिप्ट अगर हम चलाते हैं, तो ये डाटा सेट का हमारा राउट है, इसमें हमारे पास ये ट्रेन के अंदर कैट्स और डॉग के 2 फोल्डर बन गए। अब कैट्स में ये कैट्स आ गई और डॉग के अंदर डॉग्स आ गए। अच्छा, सेम चीज वैलिडेशन के अंदर जाएंगे तो कैट्स के अंदर कैट्स, लेकिन इसकी तादाद जो है वो वैलिडेशन में कम होगी। तो अगर मैं इसकी गेट इन्फो करता हूँ, 2500 डॉक्यूमेंट बन रहे हैं, तो वो 20% का जो भी टोटल बनता है उसको हमने 20% का रेशियो दिया हुआ था, उतनी पिक्चर उसने वैलिडेशन के लिए सेपरेट कर दी। तो ये एक बिल्कुल सेपरेट स्क्रिप्ट है जो आपने अपने डाटा सेट के लिए बनानी है। तो ये क्या करती है, फाइलों को इर्द गिर्द करना, यानी अब ये तो लॉजिक आपको पता होनी चाहिए आपने अचीव क्या करना है। बाकी हमने मॉडल को बताना है, यानी चैट जीपीटी को बताना है, उसने मुझे पाइथन की स्क्रिप्ट लिख देनी है, और उस पाइथन की स्क्रिप्ट को हमने उठा के अपने डाटा को एक्यूरेट कर लेना है, यानी एक्चुअल शेप में कर लेना जो हमें चाहिए। अच्छा, अगर मैं आपको दिखाऊं इसको हम कैसे कर सकते हैं डेमो करने के लिए, कर सकते हैं, लेकिन देखो बेहतर एक्यूरेसी मतलब बेहतर स्ट्रेटजी है, उसमें भी हम कर सकते हैं, उठा सकते हैं उसमें से अपनी मर्जी से फोल्डर से, लेकिन बेहतर है कि अगर हमारा डाटा बिल्कुल ही सेपरेट होगा, हम उसको मॉडल लेवल पे लेके नहीं जाते, क्योंकि उस वक्त और बहुत सारी प्रोसेसिंग रन टाइम पे हो रही होती है। तो बेहतर है कि हम पहले से डाटा को शेप में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि अभी इवन मैं अपने लैपटॉप पे भी चलाऊंगा तो इसमें अच्छी खासी प्रोसेसिंग पावर कंज्यूम होती है। तो ये फुल, जब मैंने इसको टेस्ट करने की कोशिश की तो फुल हॉट हो गया था, यानी फुल गर्म हो गया था सिर्फ 2-3 इक्वक के ऊपर ही, और इसकी मेमोरी ओवरफ्लो होने लगी थी, यानी शट डाउन होने वाला था। तो इसलिए कोशिश ये होती है कि जितना काम प्री प्रोसेस यानी पहले ट्रेनिंग से पहले अचीव हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। एक ही दफा रन टाइम पे ऊपर इफेक्ट चल रहे होते हैं तो उस वक्त ज्यादा प्रोसेसिंग कंज्यूम हो रही होती है। यार पता नहीं अब बार बार बंद क्यों हो रहा है। क्रिएट अ पाइथन स्क्रिप्ट टू मूव अब तो जो हमारे पास करंट चैट जीपीटी चल रही है वो तो इतनी एडवांस है कि मैं इसको रिमूव करता हूँ, तो मैं इसको बोलूँगा कि ये हमारे पास जो है ना वो 2 कैट एंड डॉग का फोल्डर है, इसको स्क्रीनशॉट लेके देना तो वो खुद से लर्न कर लेते हैं। रिमूव वैलिडेशन फ्रॉम डाटा सेट,
एक्चुअल पिक्चर भी साथ में डाल दें तो खुद से थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बना लेता है ताकि फोल्डर के फाइल्स के नेम वगैरह वो एक्यूरेट सेट करते हैं। तो इससे आपको पाइथन की स्क्रिप्ट मिल जाएगी जो आपको वैलिडेशन डाटा जो है वो सेपरेट कर देगी। वो बैच साइज होता है, उसका बैच साइज उसमें क्या होता है, जो इतनी इवन लेट्स सपोज हमने 2500 बिल्कुल सेपरेट कर दी, वो तो टेस्टिंग के पर्पज के लिए है ना, लेकिन जो बाकी की 10,000 है वो भी एकदम से वेक्टर में नहीं आ सकती, यानी एकदम से रैम में लोड कर देंगे तो रैम ओवरफ्लो हो जाएगी, उसके भी बैचेस बनाने पड़ते हैं हमें, वो भी आएगा। यानी जब हम फाइल से, अभी तो हमने क्या किया है, फोल्डर्स बनाए हैं प्रॉपर। अगर आप यहाँ पे जाएं तो हमने डाटा सेट के अंदर ट्रेनिंग वैलिडेशन के अंदर ट्रेन के अंदर लेवल से 2 फोल्डर हमने अपने फोल्डर सीधे किए हैं। ये वाली जिस तरह ये सेम ऑलमोस्ट दे रहा है कैटेगरीज और बाकी चीजें सारी ना, तो स्क्रिप्ट दे रहा है तो उससे हमारा सेट हो जाएगा। अभी हमने सिर्फ सेव किया है। अब अगर हमने एकदम ही सारी ट्रेनिंग की इमेजेस लोड कर देंगे और उसको लेयर्स में से गुजारेंगे तो फिर तो हमारा जो मतलब सिस्टम है, कभी भी बहुत अच्छा सिस्टम चाहिए, इसीलिए तो कहते हैं कि जीपीयू रिक्वायर्ड है। अच्छा, अगर हमने ऐसा नहीं करना तो फिर हमें बैचेस में डाटा लोड करना पड़ता है, तो उसकी अब हमने लर्न करना कि वो कैसे करते हैं। तो अभी हमने एक्चुअली क्या किया है, सिर्फ डाटा सेट के फोल्डर में ट्रेनिंग वैलिडेशन और उनमें लहदा पिक्चर्स कर दी सही है, ताकि वैलिडेशन की लहदा पिक्चर हो जाए, ट्रेनिंग की लहदा पिक्चर हो जाए। अब हमने अपना मॉडल बनाना है, यानी मॉडल का आर्किटेक्चर लिखना है। आर्किटेक्चर में मेजर चीजें क्या होती हैं, सबसे पहला जो स्टेप है वो तो डाटा की नॉर्मलाइजेशन है। कुछ हमने प्री प्रोसेसिंग में कर लिया, यानी डाटा को एक्यूरेट शेप में कर लिया। अब प्री नॉर्मलाइजेशन क्या होती है कि एक इमेज का नॉर्मली पिक्सल साइज होता है वेरिएशन 0 से लेकर 255। हमने लास्ट टाइम भी देखा था, हम उसको 255 से डिवाइड, अच्छा करने की जरूरत नहीं है, अगर ज्यादा रखेंगे तो प्रोसेसिंग पावर मजीद ज्यादा लगेगी। 0.1 में कन्वर्ट कर लेंगे, एक्यूरेसी पे इतना इफेक्ट नहीं आता, लेकिन प्रोसेसिंग पावर जो है वो काफी फास्ट हो जाती है। तो उसको 255 से डिवाइड करेंगे तो हमारे जो पिक्सल हैं जिसकी वेरिएशन थी 0 से लेके 255 तक, अब वो हो जाएगी 0 से लेके 1 के दरमियान। तो छोटी वैल्यूज हो जाएंगी तो प्रोसेस जल्दी होंगे। वो नॉर्मलाइजेशन में हमें एक तो ये काम करना होता है, दूसरा अगर एगमेंटेशन करनी है या नहीं करनी ये चीज, तीसरा नॉर्मलाइजेशन में कि बैच साइज क्या रखना है, इमेजेस फोल्डर में से कितनी लोड करनी है, तो ये हमारे पास ऑप्शन होता है। तो अगर हम जाएं जेंटी के आए मॉडल डेवलपमेंट के अंदर, इस पूरे फोल्डर को खोल लेते हैं, एक एक लाइन समझ लेते हैं, फिर वहां से आगे बढ़ेंगे। कैट एंड डॉग मॉडल, वो तो डेफिनेटली जब हमने मॉडल की प्रोडिक्शन करनी है तो जो जिस साइज का टेंसर हमने पहले दिया हुआ है उसी साइज के टेंसर में हमने उसको कन्वर्ट करना है। यानी प्रोडिक्शन का हम लेटर से स्क्रिप्ट चलाते हैं, जैसे मॉडल को लोड करते हैं, फिर अपनी जो इमेज है उसको लोड करके उसका प्रॉपर साइज करके उसको भी नॉर्मलाइज करते हैं, ताकि सेम फॉर्मेट में जिसमें ट्रेनिंग की है उसी फॉर्मेट में इनपुट देना जरूरी है। नहीं, वो हमने नॉर्मलाइजेशन करनी है ना पाइथन की स्क्रिप्ट में, यानी इमेजेस यूजर से इनपुट ली है, वो हमें समझो फास्ट एपीआई के इनपुट में आ गई है। अब उसके आगे मॉडल को देने से पहले हम उसकी प्री प्रोसेसिंग करेंगे ना, उसको नॉर्मलाइज करना है, उसको 255 से डिवाइड भी करना है, उसको जो है वो वेक्टर भी बनाना है, नमपाई की रे बनानी है, सारा उसी तरह की सिमेट्री बनानी है उसकी भी, ताकि फिर डाटा की एक्यूरेसी आने के ज्यादा चांसेस होते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमें क्या करना है कि टेंसर फ्लो में से क्रॉस मॉडल में से सिक्वेंशियल एपीआई यूज करनी है या टेंसर फ्लो की जो एपीआई हैं वो यूज करनी है। तो हमने सिक्वेंशियल यूज करनी है, जो हमने लास्ट टाइम भी पढ़ी थी। फिर लेयर्स, हमने पढ़ा था कि जो न्यूरल नेटवर्क है उसके अंदर मल्टीपल लेयर्स बनती हैं, हर लेयर अगली लेयर को डाटा ट्रांसफर करती है, जिसको हम फॉरवर्ड प्रोपगेशन बोलते हैं। फिर जब वो एंड वाली लेयर पे यानी एंड वाली डेंस लेयर पे पहुंचता है रिजल्ट, जिसमें एक्चुअल डिसीजन होता है कि ये उसने क्या लर्न किया, एक वेट जो उसके पास आते हैं, उस पे फिर ऑप्टिमाइजर, जिसको जब हम एडम यूज कर रहे थे ऑप्टिमाइजर, वो उसकी बैकवर्ड प्रोपगेशन करता है, जिसके अंदर उसके वेट को बेस्ड ऑन एक्यूरेसी, यानी कि उसकी एक्यूरेसी क्या है उसको चेंज करता है, अप एंड डाउन करता है। तो अज्यूम करें हमने एक उसको कैट एक लेयर में से गुजारी कैट की इमेज, वंस अ टाइम में एक इमेज जो है वो हर लेयर में से गुजरी, एंड वाली लेयर ने बताया ये कैट नहीं है ये डॉग है, तो अब गलत कर दिया उसने। फिर ऑप्टिमाइजर क्या कहेगा, वो
वो डिसाइड करेगा कि यार चूंकि इसने बात गलत बताई है, ये इमेज जो इसने लर्न किया जिसको ये कैट कह रहा है ये वर्सेस डॉग है, ये कैट नहीं है ये डॉग है, उसकी बेस पे वो वेट को एडजस्ट करेगा, वेट को ऊपर नीचे करके, जिसको हम बैकवर्ड प्रोपगेशन बोलते हैं। बैकवर्ड प्रोपगेशन का मतलब क्या है, अगेन दोबारा उन्हीं स्टेप से गुजरना है जो जिन स्टेप से आगे गुजरे थे, बट विद डिफरेंट वेट्स। जब वो डिफरेंट वेट से आएगा फिर देखेगा क्या रिजल्ट है, फिर नहीं ठीक तो फिर दोबारा से। तो एक दफा फॉरवर्ड प्रोपगेशन, एक दफा बैकवर्ड प्रोपगेशन होती है। तो यानी लेयर्स में से हमारा डाटा जो है एक्चुअली गुजरता है, जिसकी बेस पे वो वेट को एडजस्ट करता है। तो जो हमारा एक्चुअल मॉडल बनता है ना, उसमें डाटा नहीं होता, उसमें सिर्फ वेट्स होते हैं। यानी हमने 10,000 इमेजेस पे ट्रेन किया मॉडल को, अब हमारा एक मॉडल सेव हो गया एक फाइल में। उस मॉडल के अंदर क्या है, उस मॉडल के अंदर वो वैल्यूज हैं जिसकी बेस के ऊपर नई पिक्चर ने की प्रेडिक्शन होनी है, उसमें डाटा नहीं है। यानी जो पैटर्न उसने लर्न किए थे उस पैटर्न की बेस पे उसको बार बार बताया गया कि ये कैट है या डॉग है, ये कैट है या डॉग, उसकी बेस पे उसने कुछ वैल्यूज को एडजस्ट कर लिया अपने पास। अब जब एक नई पिक्चर आएगी उनकी भी वो वैल्यूज कैलकुलेट होंगी बेस्ड ऑन दैट फार्मूला। समझ आइए नहीं, यानी जब लेयर से डाटा गुजरता है तो क्या होता है, तो समझो कि एक मैथमेटिकल फार्मूला बनता है। वो फार्मूला जो बताता है कि अगर ये इमेज मुझे दी जाएगी और उस फार्मूले से गुजारी जाएगी, उसकी बेस पे मैं प्रेडिक्शन दूंगा जो कि एक्यूरेट होगी। तो ये हमारा काम होता है लेयर्स के अंदर। अगेन देखो, हमारे पास एक इमेज है कैट की, हमने इसको पहली लेयर को दिया, हम यहां से देख भी लेते हैं लेयर्स दोबारा। हमने इसको पहली लेयर को दिया, अब पहली लेयर के ऊपर उसने कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म की, उसके पास एक वेट बन गया, जस्ट लाइक कि इस इमेज के लिए 0.8 का जो वेट है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है पहली लेयर गुजरने के बाद। फिर दूसरी के अंदर लेयर में, तीसरी में हमने एडजस्ट करते करते एंड पे जब ऑप्टिमाइजर के पास आया, उसने देखा कि जो डाटा है, जो एक्चुअल वैलिडेशन डाटा है, उसके अगेंस्ट ये जो इमेज की लर्निंग हुई है वो ठीक हुई है या नहीं हुई। यानी उसने कैट बताया या डॉग बताया, अगर उसने गलत बताया तो वो दोबारा वेट को बैकवर्ड प्रोपगेशन से एडजस्ट करेगा। करने के बाद जो हमारा एक्चुअल मॉडल आएगा ना, उसमें क्या होगा कि उसमें वेट्स एडजस्टेड वैल्यूज, यानी फार्मूला हमारे पास होगा कि जो इमेज के डाटा आएगा उसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। यानी जो 0,1 के पिक्सल्स आएंगे वो हमारे पास एक फार्मूला बना होगा कि इसको 0.25 से मल्टीप्लाई करना है या 0.35 से करना है। अगर 0.25 से करने के बाद वैल्यू 0.5 से बड़ी आती है तो वो उसको कहेगा डॉग है, अगर उससे नीचे आएगी तो कहेगा कैट है। तो हमें एक्चुअली वो वैल्यू चाहिए जिससे बाद में जो नई आने वाली इमेज है उसके पिक्सल्स को मल्टीप्लाई किया जा सके। अब वो वैल्यू इतनी अच्छी होनी चाहिए कि हर दफा उससे जब मल्टीप्लिकेशन हो तो प्रेडिक्शन ठीक हो। अब ये काम जो है हमारी लेयर्स परफॉर्म करती है। अच्छा, कैसे करेंगी उसके ऊपर हम आएंगे वन बाय वन। सबसे पहला काम हमने लेयर्स निकालनी है। अच्छा, कन्वर्सेशनल लेयर, 2D, मैक्स पुलिंग लेयर, फ्लैटन लेयर, डेंस लेयर और ड्रॉप आउट लेयर, ये कुछ लेयर्स हैं जो हमें यूज करनी है कैट वर्सेस डॉग की प्रॉब्लम में। अच्छा, ये मैंने लेट्स सपोज अगर मैंने ये लिखी है तो हो सकता है कि ये एक्यूरेट लेयर्स ना हो, लाइक आप इसके अलावा भी कोई लेयर्स लगा सकते हो, ऐसे नहीं कि ये फाइनल लेयर्स हैं। और एक ही लेयर लेट्स सपोज डेंस लेयर यूज कर रहे हो तो मैंने एक यूज किया, आप दो भी यूज कर सकते हो। मैंने ड्रॉप आउट लेयर एक यूज किया, आप दो यूज कर सकते हो। मैक्स पुलिंग लेयर मैंने एक यूज किया, आप तीन यूज कर सकते हो। आप अगर मैंने दो लेयर्स यूज किए आप उसको एक को कम कर सकते हैं। तो ये इसको बोलते हैं आर्किटेक्चर ऑफ द मॉडल, कि हम अपना मॉडल किस आर्किटेक्चर पे ट्रेन कर रहे हैं, तो उसको हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हम लेयर की डेफिनेशन पढ़ेंगे वन बाय वन, हर लेयर क्या काम करेगी। अभी के लिए इतनी समझ आएगी कि सीक्वेंशियल एपीआई यूज करनी है क्योंकि हम क्रॉस यूज करने वाले हैं। उसमें फायदा क्या होता है कि हम लेयर बाय लेयर डिफाइन करते हैं अपने कोड को। अच्छा, दूसरा कौन कौन सी लेयर यूज करनी है वो इंपोर्ट कर ली। तीसरा, हमने प्री प्रोसेसिंग के लिए एक फंक्शन इंपोर्ट किया जिसको कहते हैं इमेज डाटा जनरेटर, क्योंकि हमारे पास इमेजेस हैं उसकी बेस पे डाटा को जनरेट करना है। तो इमेज डाटा जनरेटर की जो है ना वो क्लास हमने इंपोर्ट कर ली। अच्छा, अब हमने क्या किया, इमेज का साइज डिफाइन किया कि क्या होगा। मैंने कहा कि मेरी इमेजेस का साइज 150 पिक्सल बाय 150 पिक्सल है, ठीक है। बैच साइज ये इंपॉर्टेंट है कि 150 बाई 150 की 10,000 पिक्चर है, एक दफा में कितनी पिक्चर्स लोड करनी है। मैंने कहा 32 पिक्सल आपने एक दफा में लोड करनी।
अच्छा, आप आपके लैब आपका सिस्टम 32 नहीं पिक कर रहा, तो आप उसको 20 भी कर सकते हो, 10 भी कर सकते हो, बेस्ड ऑन कि आप कितनी उसकी बैच रखना चाहते हो। तो एक दफा में हमारे फोल्डर में से 32 पिक्चर लोड होंगी, उनके ऊपर सारी प्री प्रोसेसिंग करके वो सारी लेयर से गुजर के ऑप्टिमाइज होंगी। जब वो खत्म हो जाएंगी तो फिर अगली 32 लोड होंगी। जब वो भी लेयर से गुजर के मतलब वेट्स को एडजस्ट कर देंगी, फिर अगली 32, फिर अगली 32, इस तरह जब ये सारी कंप्लीट होंगी तो एक इपक कंप्लीट होगा। यानी एक इपक, इपक का मतलब क्या है, 0 इमेज से लेके जितनी टोटल इमेजेस हैं सब लेयर में से गुजरना, सारी इमेजेस एक दफा लेयर में से गुजरे तो एक इपक कंप्लीट होता है। सारा ट्रेनिंग डाटा एक दफा पूरे आर्किटेक्चर में से गुजरे तो एक इपक होगा। अगर आपने 10 इपक रखे हुए हैं तो क्या मतलब है, 10 दफा सेम डाटा सेट हमारे लेयर्स में से गुजरेगा, तो उससे 10 इपक्स हो जाएंगे एंड तक, एंड तक, एंड तक। और फिर ऑप्टिमाइजर भी चलेगा उसके बाद, जो बैक प्रोपगेशन करेगा, यानी हमारे वेट को ऊपर नीचे करेगा, जो हमारे डाटा की इमेज का साइज है। सब इमेजेस सेम होनी चाहिए। अच्छा, नहीं भी होंगी तो मसला नहीं है। अभी जो लेटेस्ट यानी ये लेयर्स हैं ये बहुत स्मार्टर हैं। इवन तो इसमें जो हम ये करते हैं ना 255 से डिवाइड करते हैं, ये भी जरूरत नहीं है लेटेस्ट जो हमारी लेयर्स हैं अभी। लेकिन करें, जितना डाटा अच्छा होगा उतने रिजल्ट अच्छे आने के चांसेस हैं। हाँ, अब ये नॉर्मली मैटर करता है जब हम डाटा गैदर कर रहे हैं, तो डाटा प्री प्रोसेस से पहले भी डाटा की कलेक्शन का एक स्टेप होता है। वो डाटा की कलेक्शन तो मैन्युअली होती है। अब लाइक किसी पर्सन ने जाके मतलब या इंटरनेट से ढूंढी है इतनी पिक्चर, सोशल मीडिया से ढूंढी है, या हो सकता है उसने मैन्युअली जाके कैप्चर की हो, तो वो तो डिपेंड करता है कि वो किस फॉर्मेट में डाटा जो है वो इकट्ठा हो रहा है। उसकी बेस के ऊपर फिर हम डिसाइड करते हैं उसकी, यानी उसको भी रीसाइज कर सकते हैं, लेकिन इतना करना होता है ना जिससे हमारा रिजल्ट खराब ना हो। अगर मैंने आईफोन से पिक्चर ली है तो एक पिक्चर ही जो है वो 4K भी, वो मतलब 4K रिजल्ट की होती है, तो वो तो एमबीज में होगी। तो उसको अगर मैं रीसाइज करता हूँ कम कर 150 बाई 150, तो उससे लगता है पिक्सल फटने लग जाए। तो वो तो अगर पिक्सल ही फटने लगे तो लर्निंग तो बिल्कुल ही नहीं होगी। तो फिर मुझे डेफिनेटली पिक्चर का साइज क्या करना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा थोड़ा, ताकि वहां तक जहां तक रिजल्ट खराब ना हो वहां तक उसको लेके जाना है। बहुत बड़े मतलब बहुत बड़ी यानी जो अच्छे मॉडल होते हैं ना उनमें इमेजेस की चीजें, इसी वजह से तो उनमें ज्यादा टाइम लगता है। इवन आप देखो गूगल के पास कोई रिसोर्सेज कम तो नहीं है, लेकिन उन्होंने भी जो मॉडल ट्रेन किए हुए हैं वो भी अगर हम देखें तो वो कहते हैं कोई 3 मंथ में हुआ है, कोई 6 मंथ में हुआ है, इतने इतने बड़े सर्वर के बावजूद भी इतना बड़े उसके। क्यों? क्योंकि उनकी डाटा का जो साइजेस हैं, चीजें हैं, वो बहुत वास्ट स्केल के अंदर है। यानी पूरा डिपेंड करता है डाटा के ऊपर, और डाटा जो है डिपेंड करता है कि किस तरह रखना है हमारी मशीन के ऊपर। हाँ, ये भी एक अच्छी टेक्निक हो सकती है। देखो हमने अभी देखना स्टेप बाय स्टेप सारी एग्जीक्यूशन के बाद कि हमारी एक्यूरेसी क्या आ रही है। अब एक्यूरेसी अच्छी नहीं आ रही तो हमने क्या क्या काम करने वो आज हमने लिस्ट बनानी है। उसमें एक तो हम अपना आर्किटेक्चर ही मॉडल का चेंज करें, आर्किटेक्चर का मतलब हम लेयर चेंज करें। दूसरे हम हो सकता है बैच साइज चेंज करके देखें, उससे इफेक्ट आए। अच्छा, फिर इपक का साइज भी कम ज्यादा करके हमने लास्ट टाइम भी देखा था, उससे वैल्यूज एडजस्ट होती हैं। अच्छा, फिर उसके अलावा हमारे पास जो है वो और क्या पैरामीटर हो सकते हैं। आपका जो डाटा है उसकी एगमेंटेशन ट्राई कर सकते हैं हम, वो कर लें। अच्छा, वो भी अगर नहीं काम कर रही तो फिर डाटा का जो साइज है लाइक 150 बाई 150 लिया हो सकता है, 300 बाई 300 करने से ज्यादा अच्छी एक्यूरेसी आए, क्योंकि पिक्सल अच्छे हो जाएंगे, प्रोसेसिंग थोड़ी ज्यादा लगेगी, लेकिन रिजल्ट जो है वो अच्छे अचीव हो जाएंगे। लाइक हमारा एंड गोल तो ये होता है कि हमारा रिजल्ट बहुत अच्छे में हो। अभी भी अगर आप बड़े जो मॉडल्स हैं आजकल चल रहे हैं, चैट जीपीटी के जीपीटी मॉडल चल रहे हैं, उनके लोग कंपैरिजन क्या कर रहे हैं, उनकी एक्यूरेसी पे कंपैरिजन हो रहे हैं कि उनको वो टेस्ट डाटा दे दे के टेस्ट करके फिर उनका वैल्यू निकालते हैं कि यार कितना एक्यूरेट है। अब वो छोटा मॉडल भी होता है समटाइम, कम रिसोर्सेज पे ट्रेन हुआ है, अगर वो उतनी एक्यूरेसी दे रहा है तो उसका ही नाम होगा। जैसे डीप सीक ने किया, उसने बहुत कम रिसोर्सेज के अंदर बहुत अच्छा मॉडल ट्रेन कर लिया, लेकिन उसके रिजल्ट भी अच्छे आने चाहिए। लोगों ने उसको फिर टेस्ट भी किया,
वैलिडेशन के, फिर उसके पैरामीटर्स निकलना जिसको बेंचमार्क कहते हैं, बेंचमार्क निकलना शुरू हो। तो खैर ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं, यानी उनकी भी फाइट इसी पे हो रही है कि एक्यूरेसी किसकी अच्छी है। तो हमारा अगर हम मॉडल अपना डेवलप करते हैं, सारी गेम होगी एक्यूरेसी पे। कम से कम जो बियरेबल एक्यूरेसी है वो 80% होनी चाहिए। 80% एक्यूरेसी है किसी भी मॉडल की, वो फिर कुछ यानी उसके रिजल्ट अच्छे कंसीडर होते हैं। लगी अब तो आप देख रहे हैं कि 95 से प्लस जो है वो एक्यूरेसी जा रही है बहुत सारे मॉडल्स। स्पीड भी मॉडल करेगी, वो डिपेंड करती है आपके आर्किटेक्चर के ऊपर कि आपका आर्किटेक्चर आपने कितना अच्छा डिफाइन किया है, कि आपकी स्ट्रेटजी क्या है, मेन आर्किटेक्चर यानी कितनी आपने लेयर्स यूज की हैं। जब आप प्रिडिक्शन करेंगे फिर भी तो सेम आर्किटेक्चर से ही इमेज गुजरेगी। तो जितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करेंगे, यानी आपने 15 लेयर्स बना दी हैं, 15 लेयर तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड टेंसर बनता है। यानी आप समझो एक 0-1 की जुबान में हमारे पास एक लेयर बनती है, वन डायमेंशन अरे बनती है, वो सारी लेयर से हर टेंसर से गुजरेगी तो उसको टाइम लगेगा ना प्रेडिक्ट करने में, लेकिन हो सकता है उससे एक्यूरेसी बढ़ जाए। अब सम टाइम ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें टाइम मैटर नहीं करता, एक्यूरेसी मैटर करती है। सम टाइम ऐसी होती है यार जिसमें एक्यूरेसी इतना मैटर नहीं करती, टाइम ज्यादा मैटर करता है। तो वहां पे फिर हमें बैलेंस क्रिएट करना होता है कि प्रॉब्लम क्या है। अब जैसे कैट वर्सेस डॉग है, तो मतलब इतना ज्यादा नहीं मैटर करता ना। अगर लेट्स सपोज हमारे पास बल्क में इमेजेस हैं, हम इनको अपने इस मॉडल से डिफरेंशिएट करके सेपरेट करना चाहते हैं। हमने कैट वर्सेस डॉग का मॉडल ट्रेन कर लिया, अब हमारे पास एक डाटा है जिसमें 1 लाख इमेजेस हैं लेकिन सब मिक्स हैं, उनकी फाइल नेम हर चीज मिक्स डाटा है। हम चाहते हैं इसको सेपरेट करें, तो हम अपने ही मॉडल को यूज करके कर सकते हैं ना। एक पिक्चर देंगे, अगर वो कहता है कैट है तो उसको कैट के फोल्डर में डाल देंगे, अगर वो कहता है डॉग है तो उसको डॉग के फोल्डर में डाल देंगे। बात समझ आई? तो ये डिपेंड करता है हमारे सिनेरियो पे। अच्छा क्या सब इमेज डाटा जनरेटर से हमने इमेज जनरेट करनी है, उसमें एक पैरामीटर आता है रीस्केल का, मतलब जो हमारी इमेज लोड होगी उसको हम रीस्केल कर देंगे किसके ऊपर, 255 पे। यानी एक इमेज को पकड़ के 255 पे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, वो 0-1 के दरमियान उसका टेंसर बन जाएगा, यानी 0-1 के दरमियान उसकी जो है ना वो पिक्सल्स आ जाएंगे, पिक्सल वैल्यूज। वैलिडेशन में भी सेम करेंगे, दोनों में सेम वैल्यूज हमने रखनी है, ट्रेन डाटा सेट और वैलिडेशन। अब हमारे पास एक फंक्शन होता है जो इमेज डाटा जेट का जो हमारे पास ऑब्जेक्ट आएगा उसमें से हम डॉट करके फ्लो फ्रॉम डायरेक्टरी का क्लास का फंक्शन यूज करेंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फंक्शन है, इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। अच्छा फ्लो फ्रॉम डायरेक्टरी क्या करता है, उसमें हम एक तो डाटा सेट का पाथ देते हैं, तो हमारा डाटा सेट 2 फोल्डर पीछे डाटा सेट का फोल्डर है, उसमें ट्रेन का फोल्डर हमने कहा तुमने रीड करना है। अच्छा अब उसके अंदर सिर्फ 2 ही फोल्डर हैं, तो अब ये कौन सी प्रॉब्लम बन गई, बाइनरी बन गई ना। तो हमने अब क्लास मोड क्या रखा है वहां पे, बाइनरी। क्यों, क्योंकि हमारे पास ये क्लास मोड देने से क्या फायदा होगा, ये जो डाटा ट्रेन डाटा लोड होगा ना, इसमें 2 चीजें वो लोड करेगा, एक डाटा और दूसरा उसका लेबल। अब उसको लेबल कहां से मिलेगा, इस फोल्डर के नाम से। देखो डाटा सेट में ट्रेन के अंदर हमने कैट रखा है ना, अगर 30 इमेजेस वो कैट में से लोड करता है तो उन सब इमेजेस का लेबल क्या होगा, कैट। अगर वो डॉग में से लोड करता है तो उनका लेबल क्या होगा, डॉग होगा। तो अब उसको पता है कि ये कैट है ये डॉग, अब उसको एक्चुअली वो कैट डॉग नहीं बोलेगा, वो बोल देगा इसको 0 और इसको 1, यानी वो कहेगा ये मैंने 0 लेवल में से इमेजेस ली हैं और ये 1 लेवल में से ली। अगर मल्टीपल क्लासेस होती तो वो लेबल कैसे करता है, 0, 1 और 2। अगर 4 क्लासेस तो 0, 1 और 3, 1, 2 और 3। बात समझ आ रही है? इस तरह हम जो है वो मल्टीपल जो है वो पिक्चर्स बना, हम ये जो फ्लो फ्रॉम डायरेक्टरी है ना, इसको कम से कम क्लास मोड बाइनरी के लिए 2 फोल्डर रिक्वायर्ड है। प्री प्रोसेसिंग में ये डालना जरूरी है, अगर नहीं डालेंगे, एक फोल्डर डालेंगे तो वो सारी एक ही कैटेगरी बन जाएगी, तो वो क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। जब क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम ही खत्म, देखो हमने पहले डिफाइन करना होता है प्रॉब्लम क्या है, क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम है या सेगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है। एक्चुअली प्रॉब्लम को हमें डिफाइन करना पड़ता है कि हमने क्या करना क्या है, सेग्रीगेट करना है
यानी हमने ग्रुपिंग बनानी है डाटा की, एक बल्क डाटा है उसकी सिर्फ ग्रुप्स बनाने हैं, क्लासिफाई नहीं करना, या एक्चुअली क्लासिफाई भी करना है कि ये डैग है, ये डॉग है, ये कैट है, या व्हाटएवर, या हमारे पास ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, हमने सिर्फ ये डिसाइड करना है एक तरह के ऑब्जेक्ट एक साइड पे हो जाएं और दूसरी तरह के ऑब्जेक्ट दूसरी साइड पे हो जाते हैं, यानी प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है। तो अगर हम क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम ढूंढ रहे हैं और हम एक ही फोल्डर देते हैं तो एक क्लास बनेगी, जब एक क्लास बनेगी तो एक्यूरेसी तो मतलब उसने फिर हमारा मॉडल क्या है, कुछ भी नहीं, वो सारी एक ही क्लास जीरो ही कही जा रहा है सबको, तो वो तो 100% ही एक्यूरेसी है, उसमें तो कुछ भी फर्क नहीं आएगा। अब वो मल्टीपल क्लासिफायर है ना कि एक से ज्यादा क्लासेस हैं उसमें। अच्छा वो जरूरी नहीं कि वो 0 1 2 के अंदर ही हो सकता है, वो क्या कर सकते हैं हम इसके अंदर भी हॉर्स डाल सकते हैं, यानी डॉग्स के अंदर और कितने एनिमल्स हैं उनको डाल सकते हैं, तो वो एक से ज्यादा क्लासेस हो जाएंगी हमारे पास। जब एक से ज्यादा क्लासेस हो जाएंगी तो वो मल्टीपल क्लासिफायर हो जाएगा, उसके हर एक का अलग फोल्डर बनाना पड़ेगा। जिस तरह देखो इसने लेबल फ्लो फ्रॉम डायरेक्टरी ने लेबल उठाना है फोल्डर में से, कैट लेदर डॉग लेदर वो। अच्छा लास्ट टाइम जो हमने मॉडल किया था ना वो हम फ्लो फ्रॉम डायरेक्टरी का फंक्शन नहीं उठा रहे थे, क्यों? क्योंकि डाटा हम प्री प्रोसेस हो यानी नॉर्मलाइज हुआ लोड कर रहे थे, उसमें लेबल भी हमें मिल रहे थे और ट्रेनिंग डाटा भी मिल रहा था, टेस्टिंग डाटा भी मिल रहा था, उसके लेबल हर चीज खुद से मिल रही थी, हर एक के साथ उसका लेबल भी मुझे मिल रहा था। नहीं फिर हमारे पास फोल्डर नहीं होगा उस, एक्चुअली अगर आप पुराना देखो ना मेरे हमारा वो जो हमने एमनिस्ट वाला था, इसमें हमने डाटा को लोड किया है। अगर आप यहां पे देखो ना एमनिस्ट डॉट लोड डाटा, ये क्या करता है कि हमें नम पाई की एरेज देता है, नम पाई की एरे के साथ हर एक के साथ लेबल भी होता है, यानी जो काम हम फ्लो फ्रॉम डायरेक्टरी से कर रहे हैं ये काम इसने करके रखा हुआ है। एक स्टेप आगे था कि हमें इसका फायदा क्या है कि हमें इमेजेस जो है वो अपने सिस्टम में डाउनलोड नहीं करनी पड़ी, इमेजेस इंटरनेट पे थी, वो इमेजेस हम लोड नहीं कर रहे हैं, हम वहां पे वेक्टर ही लोड कर रहे हैं, यानी हम नम पाई की अरे लोड कर रहे हैं। हाँ हमारे पास 0 1 की जुबान में अरेज ही आ रही हैं, हमारे पास एक्चुअल इमेजेस नहीं आ रही। अभी चूंकि हमारे फोल्डर में एक्चुअल इमेजेस पड़ी हैं तो इसलिए हमें फ्लो फ्रॉम डायरेक्टरी का फंक्शन यूज करना जरूरी है। ठीक हो गया। अच्छा फ्लो फ्रॉम डायरेक्टरी का फंक्शन यूज करेंगे, दोबारा जाते हैं कैट डॉग के मॉडल में, फ्लो फ्रॉम डायरेक्टरी का फंक्शन यूज किया, उसको दे दिया कि देखो दो फोल्डर थे, ट्रेनिंग का अलग और वैलिडेशन का, एक दफा ट्रेनिंग की 30 इमेजेस लोड कर ली, एक दफा वैलिडेशन की, ट्रेनिंग की लोड होगी वैलिडेशन की। क्लास मोड बाइनरी आ गया, टारगेट साइज इमेज का साइज कितना है उसने लोड करना है, और बैच साइज उसने कितना लोड करना है। अच्छा इसमें ही हमारे पास ऑप्शन होता है कि अगर आप जो है उसकी जूम करना चाहते हो, शफल करना चाहते हो, जैसे शफल ट्रू है इसी तरह आप उसमें जूम कर सकते हो, कितना करना है आप रोटेशन रेंज। अब ये एक्चुअली क्या हो रही है, डाटा अगमेंटेशन, इसको क्या बोलते हैं। अच्छा ये हर दफा करनी नहीं है, जब जरूरी है तो करनी है, यानी आपकी एक्यूरेसी नहीं आई तो आप डाटा अगमेंट कर ले। आप कहते हैं जब इमेजेस लोड हो साथ में वो शफल भी हो, यानी 30 आपस में घूम के आए, फिर क्या हो उसका कुछ इमेजेस का जूम हो 0.2% रैंडमली, फिर हम कह रहे हैं उसकी रोटेशन रेंज भी करो, यानी हर इमेज को रोटेट करो 20 के एंगल पे, फिर हम उसको कह रहे हैं कि उसका एंगल भी थोड़ा सा शिफ्ट करो, अगर वो इधर को देख रहे हैं थोड़ा इधर को करो, तो इस तरह की इसको बोलते हैं डाटा ऑगमेंटेशन। अच्छा ये करने की जरूरत अगर है तो करेंगे, अगर नहीं है तो नहीं, यानी डाटा की ऑगमेंटेशन भी फ्लो फ्रॉम डायरेक्टरी के फंक्शन में थ्रू पैरामीटर्स हो जाती है। अच्छा पहले हम ये मैन्युअली भी करते थे इमेज प्रोसेसिंग के फ्यू फंक्शंस यूज करके, अब ये किरास हमें फ्लो फ्रॉम डायरेक्टरी में फंक्शंस देता है, वो बैच के अंदर ही उनको कर देता है। पहले हम क्या करते जिस तरह हमने स्क्रिप्ट से वैलिडेशन डाटा लाया था किया, इसी तरह हम उसमें डाटा आर्गुमेंट भी कर देते थे रन टाइम पे। एक स्क्रिप्ट लिख सकते हैं ना, हमको रैंडम पिक्चर पकड़ो, उसको इतना एंगल इधर कर दो, इसको इधर कर दो, उसको शफल कर दो, इस तरह की टेक्निक्स लगा सकते हैं, लगा के सेव कर दो। एक पिक्चर पकड़ो उसके साथ ये काम करके सेव कर दो, वो फिर फोल्डर में होगा, फिर आपको फ्लो फ्रॉम डायरेक्टरी में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी,
वो कर लें तो ज्यादा बेहतर है। उसकी रीजन क्या होती है, क्योंकि इस वक्त जब वो बैच साइज बार बार लोड कर रहा होता है तो रन टाइम पे अगर ये वाली प्रोसेसिंग भी होगी तो एक तो ट्रेनिंग का टाइम बढ़ जाएगा, दूसरा फिर सिस्टम पे भी लोड जो है वो ज्यादा कंज्यूम होता है। तो प्री प्रोसेसिंग सेपरेट स्क्रिप्ट्स में करना ज्यादा अच्छी स्ट्रेटजी है हमेशा। अच्छा, यहां तक कोड समझ आया ना सबको कि ये करना है। हमने डाटा लोड कर लिया, वैलिडेशन का भी, और ये जो लोड हुआ है इसमें दो चीजें हुई हैं, एक लेबल्स और साथ में डाटा। लेबल कैसे हुए हैं, हर पिक्चर के साथ उसका लेबल भी होगा। यानी एक पिक्चर है, दो NumPy की अरे मिलेंगे हमें ट्रेनिंग डाटा में। ट्रेनिंग डाटा जो एक्स और वाई, एक्स मतलब उसका एक्चुअल डाटा और वाई मतलब उसके लेबल्स। यानी ट्रेवल रेट इसको करूंगा तो दो मुझे NumPy की अरे मिलेंगी, एक्स और वाई। एक्स से पता लगता है कि एक्चुअल वो इमेज की जो हमारे पास वेक्टर बना है 0 1 की जुबान में वो होगा, और वाई के अंदर उसी इमेज का क्या होगा कि ये 0 इमेज है या 1 इमेज है। 0 मतलब कैट है और 1 मतलब डॉग। इसी तरह इसकी भी हमारे पास वैलिडेशन डाटा की भी आ जाएंगी। तो अगर हम इस वैलिडेशन डाटा में कम इमेजेस, वैसे तो दोनों में सेम होंगी, इतना फर्क नहीं होगा। सॉरी, मैं इसको जो है वो प्रिंट भी कर देता हूं ताकि हमें थोड़ा सा ये इमेज का शेप आ रहा है। अगर हम इसको पूरा ही कर लेते हैं, ये क्या क्या है इस ट्रेनिंग डाटा के अंदर एक्चुअली। अच्छा, उसके बाद हमारे पास अब हमारा एक्चुअल मॉडल आ जाएगा। सिक्वेंशियल का फंक्शन यूज करना है क्योंकि हम सिक्वेंशियल एपीएस यूज कर रहे हैं। उसमें ये लिस्ट पास करनी है और उसमें लेयर्स पास करनी है कामा सेपरेटेड। सिक्वेंशियल का फंक्शन है, उसमें लिस्ट जाएगी, लिस्ट में कामा सेपरेटेड लेयर्स जाएंगी। अच्छा, अब हमने क्या किया, सबसे पहले एक लेयर यूज की है जिसका मतलब ये है, ये हमारे पास यानी इस इमेज में से 32 फीचर्स निकालेगी। ये जो हमने पहली वैल्यूज पास की हैं, यानी 32 फीचर्स निकालेगी। कौन सी फीचर्स निकालेगी, जिसके अंदर यानी कोई भी फीचर एक इमेज में से जो इसको फीचर्स मिलेंगे, स्लाइडिंग विंडो चलाएगी ये। यानी एक इमेज है हमारे पास, लेट्स सपोज अगर 150 बाई 50 की, तो ये एक छोटी स्लाइड चलाएगी जिसमें से ये हर एक फ्यू पिक्सल पे जाके देखेगी कि इसमें से उसको क्या वैल्यू नजर आ रही है। तो उसमें से हो सकता है किसी में उसको एज नजर आ जाए, किसी में से उसको कोई भी एज नजर, कार्नर नजर आ रहा है, एज नजर आ रहा है, कहीं पे कुछ डीप नजर आ रहा है, तो उसको ये लर्न कर लेगा। अच्छा, मैक्स पूलिंग क्या करता है कि उस पर्टिकुलर लेयर को शॉर्ट करता है। यानी जो कन्वर्सेशनल लेयर के अंदर, कन्वेंशनल लेयर के अंदर ने फीचर्स निकाले हैं, उनमें से जो इंपॉर्टेंट फीचर है उनको रखेगा, जो गैर जरूरी फीचर है उनको रिमूव कर देगा। अच्छा, इंपॉर्टेंट फीचर का मतलब क्या है, एजिस रख लेगा। जो जो अच्छा जी, अच्छा फिर क्या करेगा, जब हम ये मैक्स पूलिंग की लेयर क्या करती है कि जो उसमें से इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं उसको रख लेती है, जो गैर जरूरी फीचर्स होते हैं उसको मिनिमाइज करती है। तो उस हम मैक्स पूलिंग की जो लेयर है, अच्छा फिर उसने अगेन उस जो उसने अब कम फीचर किए हैं उसमें से अगेन हमने नए फीचर्स निकालने की कोशिश की कि उसमें से मोर इंपोर्टेंट फीचर जो हैं वो क्या हैं। अच्छा, अगेन सेम काम किया, उसको फिर शॉर्टन किया, अगेन उसके ऊपर हमने लेयर्स निकाली। अगर आप देखो तो हम उसकी वेरिएशन कर रहे हैं। पहले उसकी हमने कम फीचर्स निकाले थे, फिर जब डाटा कम हुआ तो ज्यादा फीचर निकाले, फिर डाटा कम हुआ तो फिर ज्यादा फीचर निकाले। अब ये एक स्ट्रेटजी है, जरूरी नहीं कि हम इसको फॉलो करें, लेकिन इस तरह के डाटा, यानी अगर हमारे पास बाइनरी क्लासिफिकेशन होती है तो उसके अंदर मैक्स पूलिंग की लेयर को यूज करना विद कन्वेंशनल लेयर, तो उसमें हमारे रिजल्ट जो है ना वो अच्छे देखे जाते हैं। अच्छा, उसके बाद हम इसको फ्लैट कर देते हैं, यानी अब कुछ एजेस जो भी उसके वेट से जो उसने निकाले, जिसकी वजह से उसको एजेस या पैटर्न मिलना शुरू हुए, उसको हमने फ्लैट कर दिया। फ्लैट क्या करता है, ये 1 डायमेंशन अरे बना देता है। यानी यहाँ पे हमारे पास 2 डायमेंशन अरेज थी, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई, 1 डायमेंशन अरे आ गई।
अब उसके पास डेंस लेयर में हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, क्या होता है कि हमारे पास अगर यहाँ पे 512 है तो 512 जो है वो छोटे छोटे क्या बन जाते हैं, न्यूरॉन्स बन जाते हैं। हर एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से क्या करता है, कनेक्ट करता है। फिर वहां पे एक्टिवेशन फंक्शन उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करता है और डिसाइड करता है कि वो न्यूरॉन किसी दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट होगा या नहीं, बेस्ड ऑन देयर एक्चुअल वैल्यूज। अच्छा, अब हमने फ्लैटरन रे कैलकुलेट करके, यानी हमने उसकी वन डायमेंशन रे कर दी, जो भी उसको फीचर्स मिले एक इमेज में से, अब उस पर हमने डेंस लेयर अप्लाई की। अब डेंस लेयर ने हर टेंसर से गुजरने के बाद उसके वेट को एडजस्ट किया, यानी वेट उसको मिल गया ना। अब हर वेट के बाद उसको पता लग गया कि कौन से टेंसर कैलकुलेट करने हैं। उसके बाद अब चूंकि इतने ज्यादा टेंसर बन गए हमारे पास, 512 को मल्टीप्लाई करें टोटल पिक्सल से तो कितने टेंसर बन जाते हैं, लंबे चौड़े टेंसर बन जाते हैं। अब उन टेंसर को ड्रॉप आउट किया, मतलब उसमें से हमने कुछ टेंसर जो है वो खुद से खत्म कर दिए ताकि प्रोसेसिंग जो है वो कम कंज्यूम हो। और उसके बाद हमारे पास अगेन हमने डेंस लेयर पास की, जिसके अंदर हमने वैल्यू पास की कम, यानी अब जो आखिरी लेयर होती है ना, आउटपुट लेयर, उसमें हमारी जितनी क्लासेस होती हैं वो वैल्यू पास करते हैं। लाइक अगर हमारे पास 3 क्लासेस होंगी तो हम 2 वैल्यू पास करेंगे, 0 1 2। अब हमारे पास 2 क्लासेस तो हमने 1 वैल्यू पास की, 0 और 1 में इसको हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। यानी हमें 2 टेंसर चाहिए ऑन ईच इमेज, कि हर इमेज को जो भी उसने आई है उसको हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड करना है, या ये 0 होगी या ये 1 होगी। तो इसलिए हम इसको सिग्माइड कर रहे हैं, वो चूंकि वो बिल्कुल मतलब एवरेज, मतलब एक्चुअल वैल्यू निकालता है, जो भी कैलकुलेशन निकलती है या वो 0 कंसीडर करेगा उसको, या वो 1, क्योंकि सिग्माइड का ऐसे बन रहा था ना, या वो 1 होगी, यानी उसका ऐसे नहीं मूव करता उसका जो ग्राफ है, वो जो उसका फार्मूला कैलकुलेशन आती है, या वो 0 होता है या वो 1 होता है। अच्छा, ये होने के बाद अब वो डिसाइड हो जाएगा, एक इमेज निकली, अब वो इमेज उसको पता लगेगी ये कैट है या डॉग है, या उसका आंसर आएगा 1 या 0। अगर 0 आता है, अब उस इमेज का एक्चुअल लेबल भी हमारे पास है। देखो, एक इमेज है, उसका एक्चुअल लेवल भी तो हमने निकाला था ना, वो भी हमारे पास है, और वो इमेज की डेंस लेयर ने भी हमें एक वैल्यू दी है। तो एक्चुअल लेवल समझो 1 था, जो डेंस लेयर ने वैल्यू दी वो 0 थी। एक्चुअली प्रेडिक्शन क्या हुई, गलत हुई। अब यहां पे आएगा ऑप्टिमाइजर। ऑप्टिमाइजर देखेगा, जिसमें हम एडम यूज कर रहे हैं। ये क्या करता है, जब हम ये बैक प्रोपगेशन करेगा, ये कहेगा कि डेंस लेयर ने आखिर में इस इमेज को बोला 0, इसका लेवल कह रहा है 1, तो एक्यूरेसी मतलब अचीव नहीं हुई। अच्छा, यहां पे ये इस चीज का डिसीजन कैसे करता है, उसकी भी लॉस एंड एक्यूरेसी के मैट्रिक्स, यानी उसकी कैलकुलेशन होती है। उसने देखा कि हमारे पास 50 जो है 32 इमेजेस थी, 32 इमेजेस में से 15 इमेजेस के आंसर जो हैं वो ठीक आए हैं, यानी जो उसके लेबल थे वही आए, और 15 के अब अगर बिल्कुल ही 50-50% एक्यूरेसी है तो बिल्कुल तुक्का ही चल रहा है एक तरह से, मतलब बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं है एक तरह से मॉडल। 50-50 है, किसी को भी 0 बोल रहा है, किसी को भी 1 बोल रहा है। उस बेस के ऊपर जो भी वो नंबर आए हैं टोटल 32 की एक्चुअल एक बैच के ऊपर, तो यहाँ पे एक तो हमारे पास जो नीचे हमें लॉस नजर आ रहा होता है वो कैलकुलेट होगा, दूसरा उसकी एक्यूरेसी कैलकुलेट होगी। एक्यूरेसी कैसे की होगी, टोटल डाटा सेट वर्सेस जो हमारे पास बैच आया वो, और उसमें जितनी कितनी इमेजेस वैलिड थी कितनी इनवैलिड थी, उसकी बेस पे एक फार्मूला बनेगा और उससे हमें एक वैल्यू आ जाएगी कि ये इतनी एक्यूरेट, यानी ये 50% एक्यूरेट है मॉडल। इसकी बेस पे ऑप्टिमाइजर क्या करेगा, लर्निंग रेट को चेंज करेगा। लर्निंग रेट मतलब उसके वेट को एडजस्ट करेगा। वो बताएगा कि चूंकि एक्यूरेसी इतने परसेंट है तो अब आप कितना वेट को रैंडमली एडजस्ट करो। फर्स्ट टाइम जब इनपुट आई थी पिक्चर की उस वक्त तो कुछ भी नहीं हुआ था ना, जो भी इनपुट आई थी रैंडमली वेट, बिल्कुल रैंडम। यानी किसी एक बंदे को, या ये 2 ऑब्जेक्ट्स है, अगर किसी को दिखाएं जिनको इसका नॉलेज नहीं है तो वो इसको कुछ भी लेबल कर देगा रैंडम कि ये है, उसने कुछ भी वेट इसको दे देना। लेकिन जब हम उसको एक दफा बता देंगे और दोबारा वो आएगा तो उसको याद रहेगा ना कि इसको मैंने 0 लेबल किया हुआ है, इसको मैंने 1 लेबल किया हुआ है। वो जो बैक प्रोपगेशन है वो ऑप्टिमाइजर की जिम्मेदारी है। तो ऑप्टिमाइजर ने क्या करना है, उसने देखना है कि एरर कितने, उस एरर की बेस के ऊपर उसने वेट की परसेंटेज को डिसाइड करना है, कितना ऊपर करना है या कितना नीचे करना है।
हम अपनी मर्जी से भी लर्निंग रेट की वैल्यू को सेट कर सकते हैं कि आपने इतने % जो है वो इसको रैंडमली एडजस्ट करना है एवरी टाइम, लेकिन बेहतर ये होता है कि ऑप्टिमाइजर खुद से डिसाइड करे कि वो कितना वेट को एडजस्ट करेगा, यानी बैक प्रोपगेशन में वो खुद से डिसाइड करे। अच्छा, मॉडल को कंपाइल कर लिया। अब कंपाइल होने के बाद मॉडल को हमने फिट करना है। उसमें हमने क्या क्या पास किया, ट्रेनिंग डाटा, इपक्स कितने रखने हैं, अब मैंने 1 रखा क्योंकि हम टेस्टिंग कर रहे हैं, हमें एक्चुअली 50, 100, 200 एक्चुअली इपक रखने हैं बेस्ड ऑन द डाटा। एंड देन वैलिडेशन डाटा में वैलिडेशन डाटा आ गया, यानी मॉडल जो हमने मॉडल के अंदर क्या था, ये एक सिर्फ लेयर्स की डेफिनेशन थी। अच्छा, उसको कंपाइल करना जरूरी है, जिसमें आपने ऑप्टिमाइजर बताना है, लॉस फंक्शन बताना है और मैट्रिक्स बताना है कि एक्यूरेसी आप लेना चाह रहे हो। और भी हो सकती हैं कि आप एक्यूरेसी लेना चाह रहे हो या मिनिमम वैल्यूज की निकालना चाह रहे हो, मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाह रहे हो, या प्रोबेशन उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहे हो वर्सेस इमेजेस की, कौन सा मैट्रिक्स यूज करना चाह रहे हो। तो मैंने एक्यूरेसी रखा हुआ है, ये मॉडल कितना एक्यूरेट है। और लॉस फंक्शन जो है वो कौन सा हम यूज करना चाह रहे हैं, जो कि हम बाइनरी यूज कर रहे हैं, तो बाइनरी के लॉस फंक्शन सेपरेट है जो कैलकुलेट करते हैं एक्चुअल लॉस कितने, दो, क्योंकि उसने फिर देखना है कि कितनी इमेजेस हैं और उसको 0 और 2 में डिवाइड करके उसका फिर एक फार्मूला बनता है जिससे वैल्यू हमारे पास आती है। और दूसरी क्लासिफिकेशन के अंदर यानी मल्टीपल क्लासेस के अंदर इसका फार्मूला जो है हमें चेंज करना पड़ता है। चाहिए मॉडल फिट होगा, मॉडल जब फिट होगा तो किरास के अंदर ये डेफिनेशन है कि वो हर रन टाइम पे हमें खुद से बता रहा होता है, ये मैट्रिक्स हमें रन टाइम पे शेयर कर रहा होता है। उसके बाद जब ये पूरी ट्रेनिंग हो जाएगी, हमने मॉडल को क्या कर लेना है, सेव कर लेना है। जब मॉडल सेव होगा तो मैंने एक प्रिंट लगा दिया, मॉडल सेव हो गया। अब मॉडल की सेविंग की जो एक्सटेंशन है किरास के अंदर, वो हम H5 यूज करते हैं। H5 एक्सटेंशन के साथ हम मॉडल के वेट्स जो हैं वो सेव कर लेते हैं। अब इसमें कितने पैरामीटर हैं वो मतलब डिपेंड करता है कि हमारा मॉडल का साइज क्या है। उसके अंदर हमारे एक्चुअली टोटल नंबर ऑफ वेट्स होते हैं कितने, यानी ये 10 GB का मॉडल है, 5G का मॉडल है, कितने, और उसमें उतने एक्चुअली समझो वेट्स हैं जो कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे रन टाइम प्रेडिक्शंस के लिए। ये हम सेव कर लेंगे। और जब सेव हो जाएगा फिर इसको हम दूसरी फाइल, यानी एक दफा मॉडल आपने रन टाइम पे अपने लैपटॉप में सेव करके रख लेना है, फिर उसको हम सर्वर पे मूव कर देंगे, फिर जो फास्ट एपीआई बनाएंगे उसमें वो हम लोड करेंगे और रन टाइम पे जो पिक्चर आएगी उसके साथ उसको कनेक्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा ये काम हमें करना है। तो इस काम को करने के लिए मॉडल को सेव करना था। अब सेव करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, ऐसे ही है। तो हम ट्रेनिंग करने के लिए अच्छा जी ट्रेनिंग शुरू हो गई है। जो हमारे पास ये देखो हमने उसकी जो टोटल इमेजेस थी वो निकाल लें, उसकी शेप कितनी क्लासेस थी, ट्रेनिंग डाटा की इमेजेस की शेप हमने प्रिंट की थी। ऑब्जेक्ट है चूंकि उसके मल्टीपल फंक्शंस होते हैं वो हमने कॉल नहीं किए, वो सिंपली बता रहा है कि ये ऑब्जेक्ट है, इसमें इतना डाटा है। तो अब ये एक्चुअली हमारी ट्रेनिंग जो है वो शुरू हो गई है बेस्ड ऑन हमारी टोटल नंबर ऑफ बैचेस कितने होंगे उसके। एक बैच के बाद दोबारा चलेगा, एक बैच के बाद बैक प्रोपगेशन होगी, एक बैच के ऊपर। अब ये भी देखो मैटर करता है, अगर हम उसका बैच साइज बहुत कम रखेंगे ना तो वो अपने आप को बहुत जल्दी लर्निंग करेगा, यानी बहुत जल्दी वेट को एडजस्ट कर देगा। इसलिए हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि बिल्कुल छोटा ही फंक्शन, बिल्कुल छोटा लैपटॉप रखें और उसमें एक एक इमेज गुजारते जाएं। अब वो हर इमेज के बाद लर्न कर रहा है, हर इमेज के बाद वेट ऊपर नीचे करेगा तो क्या होगा, बहुत रैंडमाइज कर देगा वेट्स को। तो इसलिए बैच साइज एक मतलब हद तक हमें सेंटर में फाइंड करना है कि यार इतनी इमेजेस का बैच होना चाहिए तो वो अच्छा काम करता है। बैच साइज क्या रखना है ये कैसे पता लगेगा। अच्छा स्टैंडर्ड जो है ना वो ये बैच साइज ज्यादातर हम देखो जितना ज्यादा होना उतना अच्छा होता है, ये समझो आप। और बहुत सारी चीजें हैं लेकिन हमें देखो हम नॉर्मली हमने जब हम इस तरह से मॉडल ट्रेन करते थे हम क्या करते थे, हम हाईएस्ट बैच साइज लाइक 100 रख दिया हमने अज्यूम करके। अगर मेरी मेमोरी ओवरफ्लो होगी ना तो क्या होगा कि
एरर आ जाएगा, यानी आप रन मॉडल ट्रेन शुरू होगा, इधर एरर आ जाएगा, मेमोरी ओवरफ्लो और मॉडल क्लोज हो जाएगा ट्रेनिंग। फिर मुझे पता लग रहा है कि मेमोरी मेरी खत्म हो रही है। या वर्सेस हम क्या कर लेते हैं, इधर से करके हम इसका जो एक्टिविटी इंडिकेटर है ना वो खोल लेते हैं, उसमें हमें पता लग रहा होता है जब एक्चुअली ये चल रहा होता है तो ये कितनी डिस्क कंज्यूम कर रहा है, कितनी मेमोरी कंज्यूम कर रहा है, कितनी चीजें, यहाँ पे ग्राफ आ रहा होता है ना, उसकी बेस पे हम पता लग जाता है कि हमारा जो सिस्टम है उसके रिसोर्सेज कितने ज्यादा कंज्यूम हो रहे हैं। अगर लेट्स सपोज अगर हमारी रैम जो है अभी कम है, एडजस्ट हो रही है, तो हम उसका बैच साइज थोड़ा सा ज्यादा कर सकते हैं। हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमें इतना रखना है, ये यानी ये डिपेंड करता है सिस्टम की प्रोसेसिंग के ऊपर, वो कितना पावरफुल है हमारे पास। जितनी ज्यादा बैच की एक्यूरेसी, जितने ज्यादा बैच के ऊपर एक्यूरेसी का फार्मूला चलेगा, उसकी बेस पे बैक प्रोपगेशन होगी, द हायर चांसेस के मॉडल की जो एक्यूरेसी है वो हाई हो। लेकिन ज्यादा हम बैच साइज रख नहीं सकते क्योंकि इशू ये होता है कि हमारी मेमोरी ओवरफ्लो हो जाती है। सही है, तो अगर मैं इसको दोबारा से, अब एक्चुअली ये लर्न हो गया, एक इपक पे हमने रखा था, इसको हम 2 इपक पे करके देखते हैं कि क्या इसकी वैलिडेशन आ रही है इस वक्त 0.65, यानी 65% जो है ना, सॉरी ये 65% लॉस है, एक्यूरेसी जो है वो 0.77 है और वैलिडेशन का लॉस इतना आ रहा है, बाकी जो बचता है। अब मैंने इसके 2 इपक किए हैं, देखते हैं कि वैलिडेशन हमारी हाई होती है या कम होती है। ये एक्यूरेसी चल रही है, साथ में लॉस चल रहा है। ये कैसे कैलकुलेट कर रहा है, एक बैच की जो उसने, ये वैलिडेशन डाटा पे नहीं कैलकुलेट कर रहा, ये एक्चुअली किस पे कैलकुलेट कर रहा है, जो हमारी बैच हमने दिया था उस बैच के अंदर 32 इमेजेस इसने उठाई थी, 32 इमेजेस उठाने के बाद 32 लेबल्स भी उठाए थे ना कि ये क्या, इसीलिए तो फोल्डर का नाम सेम रखना जरूरी है। यानी एक आपने कैट डॉग का फोल्डर रखा है तो कैट डॉग रखना जरूरी है, मकसद की वजह से रखा है। यानी कोई भी फोल्डर, 2 फोल्डर बनाना जरूरी है, उसमें से उसने लेबल उठाए हैं। अब उस लेबल में से उसने आइडेंटिफाई करना है कि ये जो इमेज से आखिरी डेंस लेयर कह रही है ये कैट है, लेकिन लेबल कह रहा है ये डॉग है, तो मतलब ये लॉस है। उसकी बेस पे फिर ये वाले जो रिजल्ट जो हैं वो कैलकुलेट हो रहे हैं, जो रन टाइम पे कैलकुलेट हो रहे हैं ना, वो हमारी ट्रेनिंग डाटा के लेबल्स की बेस पे हो रहे हैं। नहीं, ट्रेनिंग वाली एक्यूरेसी तो गलत होगी, क्यों, हमने लेबल रखा हुआ है अपने पास, लेकिन एक इमेज है, अब एक इमेज के ऊपर पकड़ के हमने लेयर से गुजारा है, लेयर क्या कर रही है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन। वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन कैसे होती है, वेट से। अब शुरू में वेट था 0.5, अब 0.5 से मल्टीप्लाई हुआ इमेज के पिक्सल, अज्यूम करो, अब वो बन गए 0.7। उसने इसको क्या कह दिया, डॉग है, लेकिन लेबल कह दे कि ये कैट है, तो ये लॉस हुआ या नहीं हुआ ना। नहीं, जब ये सारे खत्म होगा उसकी बेस पे एक्यूरेसी जो भी बन गई, तो एंड वाला बैच चल रहा है, आखिरी इपक का आखिरी बैच चल रहा है, उस पे हमें एक्यूरेसी जो भी मिलती है, लाइक उस पे हमें एक्यूरेसी मिल जाती है, लेट्स सपोज इसकी एक इंडिकेटर देख लेते हैं क्या जा रहा है, अगर रन टाइम पे मेमोरी वगैरह भी ये चेंज कर रहा है। अच्छा, हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि एंड पे जब वो जाएगा आखिरी के ऊपर, तो उसको एक जो भी एक्यूरेसी आती है, लाइक आखिरी बैच 32 का है, अब उसके अंदर उसको सारी पिक्चर वो अगेंस्ट टू द लेबल कहता है, ठीक है, तो एक्यूरेसी क्या हो जाएगी 100%, लेकिन वो ऐसा कहता नहीं है ना। आखिरी बैच में भी वो क्या कहता है कि 32 में से 20 पिक्चर जो है वो अगेंस्ट टू द लेबल ठीक में प्रेडिक्ट की है डेंस लेयर ने, और बाकी की जो इमेजेस हैं 12 इमेजेस वो रॉन्ग प्रेडिक्ट की हैं, उससे फिर हमारी लॉस कैलकुलेट हो जाती है। नहीं, वो भी चेंज करना है ना, अब डिपेंड कर, देखो अब आप यहाँ पे मैंने टेंसर क्रिएट किए हैं डेंस लेयर में, यानी कितने न्यूरॉन क्रिएट किए हैं 512। आप अपनी मर्जी से इसको कम ज्यादा कर सकते हैं, आप चाहते जितने ज्यादा होंगे उतने ज्यादा न्यूरॉन ज्यादा बनेंगे, ज्यादा न्यूरॉन बनेंगे, हर न्यूरॉन में एक्टिवेशन लेयर काम करेगा, हर न्यूरॉन में
नया फीचर की कैलकुलेशन होगा, उसका वेट बनेगा एक। तो टेस्टिंग टेस्टिंग करनी है, लेकिन कुछ लोगों ने स्टैंडर्ड जो पेपर लिखे होते हैं पीएचडी की रिसर्च कर करके, ज्यादातर जो चैट जीपीटी भी से भी अगर हम आर्किटेक्चर लिखवाते हैं अपनी प्रॉब्लम के अगेंस्ट, जो वो मॉडल का आर्किटेक्चर डिफाइन करेगा, वो कैसे करेगा? पीएचडी पेपर्स की बेस पे, कि क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के ऊपर लोगों ने, यानी वो जो 4 साल लगते हैं वो क्यों लगते हैं? इसी वजह से तो लगते हैं, वो बार बार हर चीज को टेस्ट करते हैं, यानी उन्होंने हर तरह से उस डाटा को टेस्ट करके रिजल्ट कैलकुलेट करने होते हैं और हर चीज पेपर में डिफाइन करनी होती है। इसीलिए जब हम पीएचडी करते हैं तो सबसे पहले, या एमएस करते हैं, सबसे पहले किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड करने से पहले वो कहते हैं कि 5 पेपर ऐसे अपने निकालो जो आपकी प्रॉब्लम के वेरी क्लोज हैं, और उनको पढ़ो, और उनको पढ़ के देखो कि यार उन्होंने क्या क्या स्ट्रेटजी लगाई है, उन्होंने डेंस लेयर क्या कितनी लगाई है, उन्होंने क्या पैरामीटर, ताकि आप वहां से प्रॉब्लम को लेके आगे चलो, ताकि जितनी एक्यूरेसी उसने अचीव की है उससे आगे मजीद हमारा मॉडल एक्यूरेट हो। अच्छा, ये सेव हो गया हमारी एक्यूरेसी। लास्ट टाइम जो आई है वो वैलिडेशन एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 7। अच्छा, ये दो एक्यूरेसीज हैं, वो क्यों है? सिंपल एक्यूरेसी और वैलिडेशन एक्यूरेसी हैं, एक ट्रेनिंग डाटा पे, एक वैलिडेशन डाटा पे। वैलिडेशन डाटा पे कब आएगी? जब सारा मॉडल ट्रेन हो जाएगा, सारे इपक्स, फिर वो वैलिडेशन डाटा की एक्यूरेसी निकालेगा कि वैलिडेशन डाटा के अगेंस्ट एक्यूरेसी क्या बन रही है। अच्छा, अब अगर लेट्स सपोज वैलिडेशन डाटा के अगेंस्ट एक्यूरेसी बहुत ज्यादा बन रही है लेकिन ट्रेनिंग डाटा पे कम बन रही है, तो मॉडल क्या है? ओवरफिट है या नहीं? मॉडल ओवरफिट है या अंडरफिट है? देखो, हमारा जो ट्रेनिंग डाटा की एक्यूरेसी है 100% है, ज्यूम करो 90% है, और वैलिडेशन डाटा की एक्यूरेसी कम है, तो मॉडल क्या है? ओवरफिट है। यानी वो ट्रेनिंग डाटा को देखते हुए तो वो सारे सही जवाब दे रहा है, लेकिन जैसे उसको वैलिडेशन डाटा दिया है तो वो जवाब क्या कर रहा है? गलत दे रहा है, तो मॉडल क्या हो गया? ओवरफिट हो गया। तो अभी हमारा जो मॉडल की वैलिडेशन एक्यूरेसी है ना, वो, यानी हमारी वैलिडेशन एक्यूरेसी और हमारी नॉर्मल एक्यूरेसी यानी ट्रेनिंग डाटा की एक्यूरेसी, दोनों क्या होनी चाहिए? पास पास होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यानी वैलिडेशन एक्यूरेसी जो है वो 70 के रेंज में है और आपकी जो दूसरी एक्यूरेसी है वो 90 की रेंज में है, तो इसका मतलब है कि आपका मॉडल जो है वो ओवरफिट है, तो उसको हमने चेंज करना होता है। अच्छा, अब हमारा मॉडल क्या हो गया? ट्रेन हो गया और वो सेव हो गया है किसके अंदर? कैट डॉग मॉडल डॉट HF। सही है। अब आपने इसकी टेस्टिंग जो करनी है ना, वो मजे की टेस्टिंग तो तब होती है कि आप ये सारी इमेजेस जो वैलिडेशन वाली है ना वो एक फोल्डर में सेव कर दें, कैट भी और डॉग भी, एक लूप चलाएं, एक एक इमेज पकड़ें और उसकी बेस पे प्रेडिक्शन हो, और उसको आगे 2 फोल्डर नहीं बनाएं, कैट डॉग, उनको लहदा लहदा डालते जाएं, और फिर देखेंगे उसने कितना डाटा सही से क्लासिफाई किया। अगर वो सारे कैट कैट में डालता है, सारे डॉग डॉग में डालता है, तो इसका मतलब है कि हमारा डाटा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अच्छा, वो कैसे करना है? आप उस पर आ जाते हैं। मॉडल हमारा सेव हो गया है, ये तो हमने लहदा कर दिया। अब हमें जो एक्चुअल हमने काम करना होता है ना, वो इससे आगे शुरू होता है, जिसको हम बोलते हैं अप्लाइड एआई, यानी जो करंट मॉडल ट्रेंड है उसको यूज करते हुए एप्लीकेशन बनाना। अब क्लाइंट कहता है यार कि मेरे पास जो है ना वो एक डाटा सेट है कैट डॉग का, मेरा एक बिजनेस है, मैं चाहता हूँ यार कैट लहदा हो जाए, डॉग लहदा हो जाए, तो मुझे ये लहदा लहदा होकर 2 फोल्डर मिल जाए। उसकी ये प्रॉब्लम है, उसने मुझे ये डिमांड दी है। अब उसकी एक प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन है। अब मैं मॉडल ट्रेन करने बैठ जाऊं तो वो अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है। अब मैं क्या करूंगा? कोई नया बना बनाया मॉडल ढूंढूंगा कैट डॉग का जो क्लासिफाई करता है, उसको यूज करके एप्लीकेशन उसको बना के दूंगा ना, जो वो बल्क डाटा अपलोड करी जाए और मेरा जो मॉडल है वो कैट को लहदा करी जाए और डॉग को लहदा करी जाए। ऐसे ऐसे हो सकता है ना। एक जो है वो क्लाइंट कहता है यार मेरे पास जो है स्क्रैप का मेरा बिजनेस है, मुझे एक ट्रक आता है
उसमें हर तरह की चीज मिक्स आती है। मैं उसको ऐसे जमीन पे ना वो करके एक पिक्चर ले लेता हूं। अब मैं काउंट करना चाहता हूं इसमें से कौन सी चीजें कितनी है। अब उसने मुझे प्रॉब्लम दी है। अब या तो इस तरह का मॉडल पहले से एग्जिस्ट करता है तो मैंने अप्लाइड एआई करनी है, यानी मैंने एप्लीकेशन बना के देनी है उसी मॉडल को अप्लाई करके और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देना है। वर्सेस अगर ऐसा मॉडल एग्जिस्ट ही नहीं करता तो फिर क्या करने जाऊंगा, मॉडल को ट्रेन करने की तरफ जाऊंगा। बात समझ आई या नहीं आई? तो अब चूंकि हमने मॉडल ट्रेन कर लिए और हमारे पास प्रॉब्लम है कि क्लाइंट कहता है कि मेरे पास ये फोल्डर है, इसकी सारी इमेजेस पकड़ो, कैट डॉग की मिक्स है और सेपरेट सेपरेट सेव करते जाओ। अच्छा, वो मेरी ये आएगा प्रेडिक्ट वाला सीन। अब उसमें क्या होगा, यहां से देखना है आपने एक क्लास के मॉडल में से लोड मॉडल का फंक्शन लेना है, क्योंकि हमने मॉडल को सेव किया था, अब दोबारा क्या करना है, लोड। अब अगर आप इंटरनेट से कोई भी मॉडल डाउनलोड करते हैं तो सबसे पहला काम उसको क्या करना है, लोड। लोड मॉडल के लोड मॉडल का फंक्शन है, उसमें सिर्फ आपने मॉडल का पाथ देना है। 2 GB का मॉडल है, 4 का, इसने उसको क्या कर देना है, लोड कर देना है। आपने फास्ट एपीआई के अंदर जाना है। एक जैसे ही फास्ट एपीआई पे हमने एक इवेंट पढ़ा था ऑन स्टार्टअप का, जैसे ही सर्वर क्या होता है, स्टार्ट होता है तो वो ट्रिगर करता है स्टार्टअप, ऑन स्टार्टअप का इवेंट। उसमें हमने क्या करना है, अपना मॉडल क्या कर लेना है, हर रिक्वेस्ट पे लोड नहीं करना। हर रिक्वेस्ट पे लोड करेंगे तो 5 GB का मॉडल है वो तो लोड ही नहीं होगा और रिक्वेस्ट का टाइम आउट हो जाएगा। आपने जब एप्लीकेशन को यूवी काउंट से जब हम रन करते हैं तो जब वो रन हो रही होती है ना, तब क्या करना है, क्योंकि एक दफा रन होने में अगर 10 मिनट लेट भी रन होगी तो क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी नहीं। तो मॉडल लोड करके रैम में रख लेने। अब लोड हो गया, अब जब भी राउट पे रिक्वेस्ट आएगी तो मॉडल तो क्या है, ऑलरेडी लोडेड है, उसी ये मॉडल का यानी वेरिएबल बना हुआ है, फाइल के ऊपर मॉडल का वेरिएबल बना हुआ है। अब मॉडल डॉट प्रेडिक्ट का फंक्शन चलाना है और इमेज दे देनी है उसको। अब यहां पे जो काम किया है ना, ये क्या काम किया है कि ये जो इमेज टेंसर है ना, ये बनाना है, यानी इमेज को उस शक्ल में बनाना है जिस शक्ल में ट्रेनिंग परफॉर्म की थी। अब जो हमारे पास फोल्डर में इमेज है वो तो 9.jpg है, यानी ये जो फोल्डर में इमेज पड़ी है कैट की, ये क्या है, 9.jpg। तो ये तो सीधी हमारी इमेज ही आ गई यहाँ पे। उस इमेज को हमने पहले लोड करना है, इमेज का पाथ दिया, टारगेट साइज दिया, ये वही साइज होना चाहिए जो ट्रेनिंग में दिया था। अच्छा, अब अगर गलत साइज भी होगा तो ये एक्यूरेट ही लोड करेगा उसको रीसाइज करके। इमेज टू अरे, अब हमारे पास एक इमेज की क्लास के अंदर इमेज का फंक्शन है जो क्या करता है, इमेज को अरे में शिफ्ट कर देता है। इसने तो इमेज पूरी लोड कर लेनी है ना, ये अरे में शिफ्ट कर देगा। अब उसकी जो डायमेंशन है, यानी इमेज को हमने समझो फ्लैट करना है तो उसके एक्सेस 0 सेट करके इमेज की डायमेंशन को एक्सपेंड कर दिया numpy को यूज करते हुए। अब हमने उस इमेज टेंसर को क्या कर दिया 255 पे, क्योंकि उसको 0 1 में हमने क्या करना है, डिवाइड करना है, क्योंकि हमने जो ट्रेनिंग है उसमें भी क्या किया था, 0 1 में डिवाइड किया था। अब मॉडल डॉट प्रेडिक्ट में इमेज टेंसर दे देना है, ये इमेज जो हमने प्रोसेस की है वो प्रेडिक्शन आ जाएगी। अब प्रेडिक्शन अगर 0.5 से बड़ी है तो ये क्या होगा, डॉग, और उससे छोटी है तो कैट होगा। बात समझ आई है नहीं आई? यानी हमें कैसे पता लगा, जो पहला फोल्डर था वो 0 से लेके 0.5 है, दूसरा फोल्डर 0 से 5 से लेके आगे 1 के दरमियान। मैं अगेन दोबारा से रिवाइज अभी इतना समझ आ गया ना क्या क्या हमने स्टेप से गुजरे हैं। अब हमने क्या करना है कि इसको, ये जो हमने काम किए इसको हमने रन करना है, हम देखते हैं कि हमें रिजल्ट क्या मिलता है। तो यूवी रन प्रेडिक्ट डॉट पी वाई, अब लोड हुई, इमेज प्रोसेस हुई, उसने क्या प्रिंट कर दिया, कैट। तो इमेज कैट ही थी ना, तो इसका मतलब है 75 टाइम्स ये क्या बताएगा, एक्यूरेट बताएगा। अब हम क्या करते हैं, कोई डॉग ले लेते हैं वैलिडेशन डाटा में से, ये वाला डॉग या ये वाला डॉग लेते हैं, क्योंकि इसमें पर्सन भी है तो कंफ्यूज होने के चांसेस है।
ये मैंने डॉग ले लिया। 226.jpg है। अच्छा इसमें देखें हम कहीं उसको लेबल नहीं बता रहे इमेज का कि ये डॉग है या कैट है, उसमें हम बता रहे थे, इसमें हम नहीं बता रहे, इसमें सिर्फ हम रे इमेज को उसमें कन्वर्ट करें। अच्छा अब यहाँ पे इसका फाइल का नाम क्या रखना है, समझ आ रही है, मतलब वो सही बता रहा है, इवन हमारी एक्यूरेसी अचीव है। अब हम क्या करते हैं, चैट जीपीटी से एक नई स्क्रिप्ट लिखाते हैं, उसको कहते हैं कि एक फोल्डर में मेरे पास सारी इमेजेस पड़ी हैं, उनको कैट और डॉग की बेस के ऊपर सेपरेट सेग्रीगेट कर दो। अगर कैट आंसर आता है तो उस इमेज को कैट के फोल्डर में रखो, डॉग आता है तो डॉग में रखो। तो इसको रन करते हैं और फिर देख देंगे, क्योंकि अभी तो एक एक करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, हम एक ही दफा में सारी कर लेते हैं ताकि हमें पता लग जाए कितनी को एक्यूरेसी है। नहीं बगैर भी चल जाएगा, मैंने वैसे बस शुरू से लिया हुआ है, मैंने कभी कैंसिल ही नहीं किया, आदत ही पड़ी हुई है। अच्छा मॉडिफाई दी स्क्रिप्ट, आई हैव अ फोल्डर contain all the images I want to classify them between dogs and cat. If you find cat, save into cat folder, and if you find vice versa. अच्छा वाइस वर्सा, अब उसको मैंने बता दिया, अब उसको कहते हैं कि माई डाटा फोल्डर नेम इज डाटा, ठीक है, मेरा डाटा ही फोल्डर का नाम है, वो हम बना लेंगे। मैंने इसको एक थोड़ा स्क्रिप्ट दिया, वो मॉडिफाई कर देगा इसको, उसको हम उठा के एक नया स्क्रिप्ट बना लेंगे। इंटरनेट चल रहा है। अगर वो एग्जिस्ट करता है तो नहीं, ओके, अगर नहीं करता तो कैट और डॉग का वो क्या कर देगा, फोल्डर बना देगा। अच्छा जो डाटा का फोल्डर है वो डाटा है, और ये वन बाय वन उसको लेके उसको सेव कर देगा। ये इसने स्क्रिप्ट बना दिया, ठीक है, इसको मैंने कॉपी किया यहाँ से और मैंने इसको बोल दिया बल्क प्रेडिक्शन कैट डॉग डॉट py, ठीक है। अब हमें एक इधर फोल्डर चाहिए डाटा के नाम से, ऐसे ही है, ताकि हम वो कर सकें। तो मैं एक फोल्डर इधर से रैंडम इमेजेस पिक कर लेते हैं, वैलिडेशन से लेनी चाहिए हमें ऐसे, तो यहाँ डाटा का फोल्डर बना लेते हैं। उसमें कुछ इमेजेस जो हैं वो मैं डाटा में मिक्स कर देता हूँ, और इधर से आगे कुछ इमेजेस जो हैं वो यहाँ से पिक कर लेते हैं, ये भी मिक्स कर देते हैं। अब कैट भी मिक्स हो गए, इसमें डॉग भी मिक्स हो गए, ऐसे ही है। इस डाटा के फोल्डर को हम कॉपी कर लेते हैं, या इधर से ही ले लेते हैं, इधर से ही ले लेगा वो डाटा का फोल्डर, उसका पास सेट कर लेते हैं। तो डाटा का फोल्डर एक्चुअली दो स्टेप पीछे ही है ना, इस फोल्डर से देखते हैं वो पिक करता है या नहीं। इससे लेके ये क्या कर रहा है, इमेज को लोड कर रहा है, जो भी डाटा फोल्डर हमने दिया है उसमें से वन बाय वन इमेज लेगा, इमेज उसको मिल जाएगी, उस पाथ के ऊपर वो उसको लेके रे में और डिमेंशन कैलकुलेट कर, लूप ही चलाया, बाकी सारा कुछ सेम है, और एंड पे शटल डॉट कॉपी चला दी है। इसको हम चला के देखते हैं क्या, उधर ही सेव कर लेते हैं और भी क्लैरिटी आ जाएगी। अच्छा हमारे पास एजेंटिक एआई में मॉडल डेवलपमेंट में हमने आगे डाटा सेव कर दिया। अब यहाँ पे दो फोल्डर वो न्यू बनाएगा, कैट और डॉग, और इसको हम लगा देते हैं यूवी रन बल्क वाला। अब वो क्या करेगा, यहाँ पे उसको दो नए बना देने चाहिए, कैट भी बना दिया, डॉग भी बना दिया, वो कर ही जा रहा है, मॉडल जा रहा है स्पीड से, और वो कैट डॉग को डिफरेंशिएट कर ही जा रहा है।
अब इसमें डॉग डाल रहा है, कैट डाल रहा है, बीच बीच में कैट भी है, बीच बीच में डॉग भी है। हैं ज्यादा कैट्स ही हैं और डॉग्स वाले में ज्यादा डॉग ही हैं, लेकिन कहीं पे कैट भी आई होगी इसमें। हो सकता है, लेकिन ये देखो ना इसमें कैट भी आया है, ये भी कैट आई है, इसको भी वो डॉग कह रहा है। हैं ज्यादा दिया था, हो सकता है, लेकिन वो वैलिडेशन में तो मैटर नहीं करता ना, ज्यादा दिया कम, यानी उसको कैट के फोल्डर में डॉग देना ही नहीं चाहिए हमें। देखो ना, आप कितनी इमेजेस पे मॉडल को टेस्ट कर रहे हो, ये क्या मैटर करता है। आप 1 लाख इमेजेस सारी डॉग दे दो तो उसको सारे के सारे क्या कहने चाहिए कि ये डॉग है, कैट तो नहीं कहना चाहिए ना। नहीं समझ, रन टाइम पे जब मैं उसको इमेजेस दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं इसको प्रेडिक्ट करो, अगर मैं उसको सिर्फ ही कैट डॉग ही दे रहा हूं तो एक्चुअली उसको कोई भी कैट नहीं देना चाहिए। हम ऐसे करके देखते हैं, ये भी अच्छी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। हम डिलीट कर देते हैं ये सारा कुछ, यहाँ पे एक डाटा का फोल्डर बनाते हैं, ठीक है, खाली, इसमें सिर्फ आप डॉग डालेंगे या कैट डालें, हैं कैट डालें, हमने इसमें सारे सारे नहीं, चलो हैं उसने जो कि बाइनरी क्लासिफिकेशन है, उसने कुछ ना कुछ उसको प्रिडिक्ट कर देना, या डॉग कैट कर देना या कैट कर देना, उसमें रिजल्ट आने नहीं। कलर भी मैटर करते हैं डेफिनेटली। अच्छा, हमने अब सिर्फ क्या डाटा रखा है, हमने अब मॉडल में रखा है सिर्फ कैट्स का डाटा। अब ये फोल्डर तो दोनों बनाएगा, लेकिन इसको डॉग में कुछ भी डालना नहीं चाहिए टेक्निकली, लेकिन अगर वो डालता है तो इसका मतलब है कि मॉडल की एक्यूरेसी नहीं। अब देखते हैं कितनी इमेजेस डालता है वो, ये इंपॉर्टेंट है, अंदाजा हो जाएगा कितना मॉडल एक्यूरेट है। अब ये 168 डॉक्यूमेंट है, इसकी हमारी एक्यूरेसी कितनी आई थी, 78 आई थी ना, तो 140 के करीब इधर होनी चाहिए। तो अब मैं इसको रन करता हूं अगेन, वो नहीं बना देगा कैट और डॉग, डॉग में भी वो डाल रहा है, यानी डॉग में देखें तो वो उसने इतनी डाली है, कैट में देखें तो उसने ज्यादा। अब देखिए कितनी कैट की हैं कितने डॉग की हैं, 131 और डॉग कितने होने चाहिए थे। फोल्डर की रहने ना, वो एक इमेज की होगी, अब इसको नहीं कर सकते खत्म, रीस्टार्ट ही करना पड़ेगा। लेकिन आपने यानी अगर आप आंखों से विजुअलाइज भी करना चाह रहे हो जो वो एक्यूरेसी कह रहा है वाकई है या नहीं, तो वो इस तरह से हम प्ले करके कर सकते हैं कि अब तो हमें आंखों से नजर आ रहा है ना कि हमने उसको ऑलमोस्ट 170 के करीब इमेजेस दी हैं, उसमें से वो कुछ जो है वो तकरीबन वही 70% के करीब वो एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर रहा है, 30% के करीब वो गलत प्रिडिक्ट कर रहा है। बिल अच्छा, ये तो हमने इसी डाटा में से दिए हैं, जरूर नहीं किए, आप इंटरनेट से भी कोई इमेज कैट की या डॉग की डाउनलोड कर सकते हो, उस पर भी टेस्टिंग कर सकते हो, बिल्कुल ही नया डाटा। ये डाटा तो वो है ना जो हमने वैलिडेशन में भी इस्तेमाल की है। एक्चुअली वैलिडेशन के बाद भी आपने एक्चुअली मजीद एक्यूरेसी लेनी है तो बेहतर ये होता है आप एक और नया डाटा सेट डाउनलोड करो, गूगल से वैसे इमेजेस कुछ डाउनलोड कर लो, यही से भी जनरेट करा सकते हैं, कुछ डाटा बना सकते हैं, यूं नहीं। देखो आइडिया क्या है कि आपको कंसेप्ट होने चाहिए। अब मैटर क्या करता है कि
आपको मैंने बात बताई है कि आप ऐसे कर सकते हो, तो आप जब प्रैक्टिस करोगे 2-3 दफा तो आपको आइडिया हो जाएगा। कोई भी बंदा आपको ये नहीं कहेगा कि कोड देख के लिख, मतलब कोड बगैर इंटरनेट के बगैर किसी चीज के लिखो। अगर कोई कह रहा है तो वो फिर अच्छी कंपनी नहीं है। देखो कंपनीज को भी पता है कि ये चीजें मैटर नहीं करती हैं। जो चीज एक प्रॉब्लम जो ऑलरेडी सॉल्व हो गई है वो आपसे सॉल्व कोई भी नहीं कराना चाहेगा। अगर कराना चाह रहा है तो फिर वो बेवकूफ है, उसकी कंपनी कभी चलेगी नहीं। देखो एक चीज आजाद हो गई है, एक चीज बन गई है, वो आपसे वही बनवाई जा रहा है। वो एक चीज है कि मतलब लेज बनाने का सिंटेक्स है, वो इंटरनेट पे आ गया, किरास ने दे दिया है, सब ने दे दिया है, वो कह रहा है आप इसको जुबानी लिखो, तो इसका मतलब क्या है? वो खुद बेवकूफ है। तो ऐसी कोई डिमांड करता नहीं है। वो आपसे ये कह सकता है यार ये डाटा है, बैठ जाओ सारा दिन लगाओ, इसकी इतने परसेंट एक्यूरेसी मुझे अचीव करके दो। अब यही तो हमारा काम है ना, हम चैट जीपीटी यूज करें, जहां से मर्जी यूज करें, और हमें कुछ आइडिया है चीजों का तो हम कर सकते हैं। क्या ख्याल है? करने चाहिए ना हमें। इस वीक अब आज आपका काम क्या है? कोड में ये पुश कर देता हूं। मेन आपका काम ये है कि आप एक बाइनरी, इस डाटा सेट के अलावा कोई भी डाटा सेट लेंगे, उसके ऊपर मॉडल को ट्रेन करेंगे। ठीक है, मॉडल ट्रेन करके उसको फास्ट एपीआई के थ्रू लोड करेंगे, लोड करके उसको राउट के थ्रू चलाना। ये हमारा मेन टारगेट है। कोई भी दो क्लासेस का डाटा ले लें, क्लासिफिकेशन अप्लाई करनी है, मॉडल को H5 में सेव करना है, फास्ट एपीआई में लोड करना है, एक राउट बनाएंगे जिसमें मैं इमेज अपलोड कर सकूं। मैंने इमेज अपलोड करना सिखाया हुआ ना, एक राउट होगा जिसमें होगा, राउट का नाम होगा प्रेडिक्ट इमेज। ठीक है, उस पर मैं इमेज अपलोड करूंगा, उस इमेज का जो आंसर आता है वो मुझे रिस्पॉन्स में चाहिए एपीआई में। अगर हम ये अचीव कर लेते हैं तो फ्रंट एंड का डेवलपर उस रिस्पॉन्स को लेके फ्रंट एंड पे कोई भी यूआई दिखा देगा। बात समझ आई या नहीं आई? तो ये चीज हमने अचीव करनी है। ठीक है, कर लेंगे। कोड में ये पुश कर देता हूं, आप लोगों ने इस पे प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करके मॉडल को ट्रेन करना है। अभी तो मैंने 2 इपेक्स किए थे, टाइम थोड़ा शॉर्ट था, और थोड़ा सा बैच साइज रख के आप लोग इस पे प्ले करेंगे। प्ले करके एक मॉडल ट्रेन करना है, जो भी आपको डाटा सेट अच्छा लगता है, जरूरी नहीं आपने कैट डॉग पे करना है, किसी भी डाटा सेट पे उसके इसी तरह जिस तरह हमने आज फोल्डर वगैरह क्रिएट किए हैं, बाकी चीजें वो करके आपने उस पर मॉडल ट्रेन करना है, उसको H5 में सेव करना है, उसको फास्ट एपीआई में लोड करना है और उसको यूज करना है। ये चीज हमने अचीव करनी है। ठीक है, ये करके आना है। उससे आगे फर्दर फिर हमने पढ़ना है ट्रांसफार्मर। जिस तरह हमने ये इमेजेस की प्रॉब्लम सेव की है, इसी तरह हमने जो LLM आजकल चलते हैं, यानी मैं हेलो लिखता हूँ, आगे से हाय और बहुत सारा पैसा, मतलब वो बोलता है कि आप क्या कर रहे हो, इस तरह की चीजें, ये कैसे वो लिखता है, इसको हमने अंडरस्टैंड करना है। यानी ट्रांसफार्मर कैसे काम करते हैं, इनकोडर यूज होते हैं उसके लिए, इनकोडिंग कैसे होती है, और वो सारी चीजें। एक उसको भी थोड़ा सा, उसका भी हेलो हाय छोटा सा हम मॉडल बनाएंगे उसका भी, यानी अपना एक LLM बनाएंगे छोटा सा, जो जिसको मैं हेलो लिखूं वो हाय आगे से बोले, या अपना नाम बताऊं तो वो मुझे ग्रीटिंग्स करे, इस तरह की चीजें। तो वो मॉडल हम कैसे बना सकते हैं वो हमने अंडरस्टैंड करना। उसके बाद फिर हम ये मॉडल डेवलपमेंट ये चीजें क्लोज कर देंगे, क्योंकि इसमें इतना ज्यादा फायदा नहीं है सारी चीजें करके। मेन फोकस है कि जो ऑलरेडी मॉडल बने हुए हैं उनको यूज कर करके एप्लीकेशंस कैसे बनानी है, फिर हम उनकी तरफ चले जाएंगे। वॉइसेस पे भी हो सकता है मॉडल ट्रेन, वीडियोस पे भी हो सकते हैं। अब उसमें से भी यानी वॉइसेस वाले को हम देखेंगे ट्रांसफार्मर के थ्रू, वीडियो वाला तो इमेजेस के थ्रू ही होता है, क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम में दिखाया था, उसमें बहुत सारे फ्रेम्स होते हैं, हर फ्रेम को हम प्रोसेस करके वीडियोस को प्रोसेस करते हैं। और वॉइसेस वाले को हम जो ट्रांसफार्मर है उनके थ्रू, क्योंकि वॉइसेस का पहला काम होता है उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना, तो वो तो फ्लैटन यानी मशीन लर्निंग से भी अचीव हो जाता है, यानी यूजर जो बोल रहा है उसको कन्वर्ट करना। देखो हम उस प्रॉब्लम को पहले टेक्स्ट प्रॉब्लम में कन्वर्ट करेंगे, वॉइसेस को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, टेक्स्ट में।
अब वॉइसेस को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, यानी बहुत सारे मॉडल्स के लिए ऑलरेडी हैं। उस टेक्स्ट को करके फिर हम उस पर हर चीज तरह की प्रोसेसिंग करेंगे, फिर समझेंगे कि यूजर क्या आ रहा है। हम डायरेक्टली वॉइसेस को प्रोसेस नहीं कराएंगे, वॉइसेस को कन्वर्ट करेंगे टेक्स्ट में, टेक्स्ट को प्रोसेस कराएंगे आगे जो भी हम इनकोडर या ट्रांसफार्मर यूज करेंगे उनके साथ, यानी जिनको एलएलएम भी बोल रहे हैं। यानी हर प्रॉब्लम को समटाइम डायरेक्टली सॉल्व करने का नहीं सोल्यूशन होता, तो उसको फिर हम थोड़ा सा घुमाते हैं कि ये प्रॉब्लम है, इसको पहले इस चीज में कन्वर्ट कर लो, उसको फिर सॉल्व करो, फिर दोबारा उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसमें कन्वर्ट करो, फिर एक्चुअल में